can easily buy our notes from our WhatsApp store. Choose the notes you need, make the payment, and receive your PDF notes instantly for quick and easy revision. Our crash course classes on Google Meet cover both the 1-year annual syllabus and the 6-month semester system syllabus in just 10 days. Everything we offer is made to make your learning easy. Our goal is to help you understand better, feel confident, and get good results in your exams. For professional online classes and high-quality notes, reach out to us on WhatsApp at 9230959666071. वेलकम टू ए लवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी लंबा। आज की वीडियो में हम वर्ब्स, फ्रैगमेंट्स, रन वंस, मॉडिफायर्स, आर्टिकल्स और काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे ग्रामर की। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है वर्ब टेंसेस का। वर्ब टेंसेस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। बेसिकली वर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं जिससे हम पहचान सकें कि ये वर्ब का एक्शन कब लिया गया था, यानी कि जो वर्ब है उसको ज़ाहिर एक्शन ही कहते हैं। तो ये जो एक्शन है ये लिया कब गया था? क्या ये एक्शन अभी लिया जा रहा है? क्या ये एक्शन पास्ट में लिया गया था? क्या ये एक्शन फ्यूचर में लिया जाएगा? इसके आसान एग्जाम्पल इस तरह से है कि वर्ब का मतलब होता है रन। ये एक रन है यानी कि कोई एक्शन है, या वर्ब के अंदर और भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ईट। ठीक है, खाना खाना भी एक एक्शन है, वर्ब है। अब ये ईट प्रेजेंट में अगर हम बोलेंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे ईटिंग, कि अभी भी खा रहा है वो पर्सन। अगर हम इसको पास्ट में बोलेंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे ईटन, पास्ट में चला गया। अगर हम इसको फ्यूचर में बोलेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे विल बी ईटन। विल बी ईटन हम तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ फ्यूचर में करने वाले हों। ठीक है, कि हम फ्यूचर में इसको खाएंगे, इस चीज़ को, कोई भी खाने की चीज़। ठीक है, तो इसी तरह से वर्ब के टेंसेस जो है ना, ये जो वर्ब की टाइमिंग है ये चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो तो खैर हम आगे जानते जाएंगे, लेकिन इधर आपने थोड़ा सा बताना है कि वर्ब क्या बताता है, टाइम बताता है उस एक्शन का, कि वो जो खाना है वो कब खाया गया, वो भागा था तो कब भागा था, वो सोया है तो कब सोया है। ये सारे एक्शंस के बारे में टाइमिंग बताता है वर्ब। दे टेल वेदर समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, इज हैपनिंग नाउ, और विल हैपन इन फ्यूचर। यानी कि वर्ब सही अगर हम यूज़ करेंगे तो पता लग जाता है कि ये बात माजी की बोली जा रही है, ये बात ऐसी बोली जा रही है जो अभी हो रही है, या ये बात ऐसी बोली जा रही है जो फ्यूचर में होगी। ठीक है, Understanding verb tenses is essential for clear and accurate communication in English. अगर हम सही यूज़ करेंगे verb को तो उसी से ही हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि अगर आप सही वाला टेंस जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सही वाला लगाओगे तो पता लग जाएगा कि आप सही वाली कम्युनिकेशन अगले के साथ कर रहे हो। मेजर डिवीजन्स ऑफ द वर्ब टेंसेस। अब वर्ब्स के ना 3 डिवीजन्स है। पहले में आता है प्रेजेंट, फिर आता है पास्ट, फिर आता है फ्यूचर। अब इसके आगे मज़ीद डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सही है, तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में ये सारा कुछ जानेंगे। आगे से स्टार्टिंग अब हम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है कि इंग्लिश हैज़ 3 मेन टेंसेस एंड ईच टेंसेस हैज़ 4 एस्पेक्ट्स। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि इस प्रेजेंट के साथ आप लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, इस तरह करके लिखेंगे। फिर इसी प्रेजेंट के साथ आप लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर इसी प्रेजेंट के साथ आप लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर इसी प्रेजेंट के साथ आप लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि ये 3 मेन चीज़ें हैं, फिर इन्हीं 3 चीज़ों के साथ ये चारों अलग अलग से लगेंगे। यानी कि ये चारों इसके साथ भी लगेंगे, निचले वाले के साथ भी लगेंगे, फ्यूचर के साथ भी लगेंगे। ठीक है, ये बात बेसिकली इस लाइन में कही जा रही है। अब हम जानते हैं एक एक करके इन सारों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आता है हैबिट्स, फैक्ट्स, जनरल ट्रुथ। इसको ये वाला वर्ड हटा दें अगर ये कंफ्यूज कर रहा है, प्रेजेंट टेंस काफ़ी है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपने एग्जांपल देनी है कि प्रेजेंट टेंस में होता क्या है। शी राइट्स एवरी डे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सारा कुछ प्रेजेंट में बोला जा रहा है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ प्रेजेंट में बोली जाती है तो उसकी निशानी ये है कि उन वर्ड्स के साथ ना एस और ई एस का यूज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि रन्स, राइट्स, ईट्स। इस तरह से एस एस जब आपको दिख जाए इट मीन्स कि ये एक निशानी है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट वाले वर्ब की। सही हो गया, तो ये एक निशानी है जो आप यहाँ पे ये एक ये दे दें, एग्जाम्पल साथ लिख दें। आई थिंक इतना भी इनफ होगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके साथ प्रोग्रेसिव भी आप लिख सकते हैं। प्रोग्रेसिव का वर्ड क्यों लगा हुआ है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ बेहतर की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर प्रोग्रेसिव नहीं भी आता था कोई बात नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पे याद कर लें, काफ़ी होगा। ठीक है,
यूँ करने के बाद आपने बताना है कि एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ और टेम्पररी एक्शंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये है कि ऐसे एक्शंस जो अभी भी लिए जा रहे हैं और वो थोड़े वक्त के लिए लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो, आप ईटिंग कर रहे हो, खाना ईट कर रहे हो, ईटिंग ऑब्वियसली प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाता है। कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट में क्या हुआ कि अभी आप खाना खा रहे हो, कंटिन्यूस लगाना पड़े तो आपने आईएनजी लगा देना। यहाँ तक तो बात समझ लग गई, लेकिन जो ये लाइन लिखी है वो ये लाइन ये समझा रही है हमें कि अगर ये बात ईटिंग हो रही है, यानी कि ईटिंग कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो ज़ाहिर है वो टेम्पोरेरी टाइम के लिए खाना खा रहा है, थोड़ी देर के लिए खाना खाएगा, फिर वो खाना खा के रच जाएगा और छोड़ देगा खाने को। यही बात बोली जा रही है कि ये एक्शन एक है जो कंटिन्यूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाएगा एक्शन। ये अगर लिखना है पॉइंट तो लिख लें, इसमें भी निशानियाँ बट बेशक हटा दें, इसमें से आईएनजी लिख दें कि आईएनजी इसमें बहुत लगता है वर्ब के साथ, सही है। तमाम एक्शनों के साथ ना आईएनजी लगेगा, वर्ब्स होते हैं एक्शंस, उनके साथ आईएनजी लगता है। ये भी लिख दें, काफ़ी है। एग्जाम्पल आप इसमें दे दें, दे आर स्टडीइंग फॉर एग्जाम, ही इज स्लीपिंग राइट नाउ। आप देखें स्टडी वर्ब है, एक एक्शन है, ये जो आईएनजी है ये हमारा कंटिन्यूस है जो हमने ऊपर पढ़ा। तो ये एक निशानी है, जैसे मैंने बताया वर्ब इस तरह से हो गया, आईएनजी लगा दो तो फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है। तो हम प्रेजेंटली अभी कर क्या रहे हैं, पढ़े हैं, तो कितनी देर तक पढ़े, अभी तक लगातार पढ़े हैं क्योंकि हमने आईएनजी लगा दिया। तो इसी तरह के एक और एग्जांपल भी लगा दी। इंपॉर्टेंट नोट, नॉट यूज फॉर परमानेंट रूटीन, नॉट यूज फॉर नॉन एक्टिव वर्ब लाइक द न्यू, इसको हटा दें। जितनी एग्जाम्पल दे दें साथ सिर्फ एक लाइन लिख दें, इसके साथ थोड़ी सी निशानी लगा दें कि इसमें वर्ब और आईएनजी लगता है, दैट्स इट। इतना ज़्यादा डीप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एग्जामिनर इतना ज़्यादा देखेगा, वो बस मेन मेन चीज़ों के आपको मार्क्स दे देगा। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफिक टाइम और स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज। इसकी एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। आई हैव विजिटेड पेरिस, शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 years। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम ऐसी बात बोल रहे हैं जो प्रेजेंट भी हो लेकिन वो परफेक्ट हो। कैसे कि इसमें चीज़ें पास्ट में चली जाती हैं, ठीक है। पास्ट में कैसे चली जाती हैं कि आई हैव विजिटेड पेरिस, कि मैं पेरिस विजिट कर चुकी हूँ। विजिटेड अगर ईडी लग गया ना इस वर्ड में तो इट मीन्स कि वो लड़की या वो लड़का पेरिस को विजिट करके आ चुका है। पेरिस एक कंट्री है जिसको वो विजिट करके आ चुका है। वैसे ही और भी इसमें एग्जांपल एक और लिखी है, शी हैज़ लिव्ड हियर फॉर 10 years, कि ये औरत इस घर में 10 साल से रही है। 10 साल से रही है, हम पास्ट वाली बात को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, इधर भी ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे होगा, देखो परफेक्ट हम यूज़ करेंगे पास्ट वाले वर्ड्स को थोड़ा ऐड करने के लिए, कंटिन्यूस यूज़ करेंगे आईएनजी वाले वर्डिंग्स के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कैसे होगी। दे हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूस लगा दिया, आईएनजी आ गया। तो परफेक्ट कहाँ लगेगा, परफेक्ट ये लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि ये लोग पिछली सुबह से, पिछले मॉर्निंग से काम ही कर रहे हैं, सोए नहीं अभी तक बेचारे, सही है। यानी कि इसमें पास्ट भी आ गया, इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करके कंटिन्यू वाला वर्ड भी हमने बोल लिया, इसमें एक्शन भी हो रहा है, वर्ब भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये सारा कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि अभी ये हो रहा है हमारे सामने, लेकिन कब स्टार्ट हुआ था, पिछली रात को ये काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक हो रहा है। इट मीन्स हमने इसमें पास्ट भी लगा दिया, प्रेजेंट भी लगा दिया और कंटिन्यूस भी लगा दिया। ये कंटिन्यूस हो गया, ये पास्ट में चला गया परफेक्ट, प्रेजेंट मीन जो अभी भी बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट टेंस स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है पास्ट टेंस। इसमें क्या होगा कि सारा कुछ हमने पास्ट में ही बताना है, कोई भी वर्ड आपने प्रेजेंट में नहीं बोलना। इसके एग्जांपल्स भी हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, पास्ट सिंपल से स्टार्टिंग लेनी है। कंप्लीटेड एक्शन इन दी पास्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो काम हम पास्ट में माजी में कर चुके होते हैं तब हम इस पास्ट सिंपल वाले टेंस को यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लें। आई विजिटेड माई फ्रेंड येस्टरडे, कि मैं अपने दोस्त को कल विजिट करके आ चुका हूँ, ठीक है। येस्टरडे होता है पिछला कल जो गुजर गया हो, और उसी कल में आप अपने दोस्त को विजिट करके आ चुके हो, इसलिए यहाँ पे विजिट की जगह विजिटेड पास्ट वाला हो जाएगा और पिछला कल के लिए आप येस्टरडे यूज़ करोगे। अब पास्ट कंटिन्यूस ज़ाहिर है, कंटिन्यूस लगा तो इसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे लगेगा आईएनजी, शी वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM। अब यहाँ पे बात पास्ट की ही बोली जा रही है। अभी क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम हो रहा है
सपोज अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, सही है, एग्जांपल दे रही हूँ, आज सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अगर मुझे कोई बात माजी में भी बोलनी है लेकिन उस पर कंटिन्यूस आईएनजी भी लगाना, तो मैं कैसे बोलूँगी कि वो टीवी देख रही थी रात 8 बजे, ठीक है, वॉचिंग टीवी, कि वो रात 8 बजे तक वीडियो देख रही थी। मैं ये नहीं कह रही कि अभी भी देख रही है, नहीं, मैं कह रही हूँ रात 8 बजे तक उस लड़की ने वीडियो को वॉच किया या मूवी को वॉच किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पास्ट भी हमने बोल लिया, कंटिन्यूस भी लगा लिया, ठीक है। प्रेजेंट इसमें नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट है ना तो हम ये बोलते कि वो अभी तक कर रही है काम, ठीक है, अभी तक वो वॉच कर रही है, तो वो प्रेजेंट में आ गया। यहाँ हम सारा कुछ माजी में और कंटिन्यूस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी वॉज वॉचिंग, ING फॉर कंटिन्यूस, वॉचिंग टीवी एट 8 PM, मतलब कि पिछली रात के 8 तक इसने टीवी देखा। अब नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट, अर्लियर पास्ट एक्शंस बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड। यहाँ पे सादी सी बात लिखी गई है कि वो हमारे आने से पहले ही चले गए, ठीक है, यानी कि हम जब पहुँचे उससे पहले ही वो चले गए। इसमें ज़्यादा चीज़ें पिछली वाली पास्ट 2 दफ़ा आ गया कि इसमें आपने क्या करना है कि पिछले पास्ट के वर्ड को एक और पास्ट वर्ड के साथ यूज़ करना है। जैसे कि हैड लेफ्ट पास्ट वाला वर्ड है, अराइव भी पास्ट वाला वर्ड है, 2 अलग पास्ट वर्डिंग्स को यहाँ पे यूज़ किए, सही है। अब आता है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे कंटिन्यूस ING वाला भी लगेगा, परफेक्ट ज़ाहिर है ये भी माजी वाला पास्ट वाला वर्ड इसमें लगेगा, कोई ना कोई, ये तो ऑलरेडी पास्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक्शंस हैपनिंग अप टू अ पॉइंट इन द पास्ट, कि यानी तमाम एक्शन जो पास्ट में हुए थे उन्हीं को ही आपने इसमें लिखना है। कैसे लिखना है, ही हैड बिन स्टडीइंग फॉर आवर्स बिफोर द टेस्ट, आपने बताना है कि ही हैड बिन पास्ट के लिए हो गया, कंटिन्यूस की जगह आएगा स्टडीइंग, परफेक्टली आप लिखेंगे बिफोर द टेस्ट, यानी कि टेस्ट से पहले ये लड़का स्टडी कर रहा था फॉर आवर्स, काफ़ी घंटों से, ठीक है। यानी कि अभी ये प्रेजेंट में हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने माजी में ही सारा कुछ बोला है, हमने माजी में ही सारा कुछ बोला कि वो लड़का काफ़ी घंटों से स्टडी कर रहा था टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले या टेस्ट से पहले। तो हमने अभी कुछ भी प्रेजेंट में नहीं बोला, माजी में ही रखा, लेकिन उसमें इस तरह से तरतीब दे दी। अब हमारा यहाँ से आगे फ्यूचर टेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फ्यूचर टेंसेस का मतलब ये है कि जो चीज़ आप फ्यूचर में करने वाले हो वो फ्यूचर टेंसेस में आते हैं। सबसे पहली टाइप इसमें है कि फ्यूचर सिंपल की, प्रेडिक्शन, प्रोमिसेस, सडन डिसीजंस। हम टेंसेस कब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार कहती रहती हूँ कल मेरी वीडियो आएगी, कल मेरी वीडियो आएगी, जो कि नहीं आती, अक्सर रह जाती है मेरी थकावट की वजह से। लेकिन ये जो मैं आप लोगों के सामने कल कल करती हूँ ना, यही चीज़ मेरी फ्यूचर सिंपल होती है कि मैं एक डिसीजन लेती हूँ फ्यूचर का, एक प्रॉमिस करती हूँ और एक अंदाज़ा लेती हूँ कि ये कल हो जाएगा काम, ठीक है। तब हम फ्यूचर टेंसेस के अल्फाजों को यूज़ करते हैं, सही है। अब इसमें करना क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे, आई विल कॉल यू लेटर, कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। लेटर हम यूज़ करते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन वाले वर्डिंग्स की निशानी ये है कि इसके साथ विल का इस्तेमाल बेतहाशा ज़्यादा होगा, ये इसकी खास फर्स्ट निशानी है। अच्छा, ये जो हमने ऊपर सबसे पहले पढ़ा था वो था फ्यूचर सिंपल। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है ऐसी चीज़ जिसके साथ ING लगे और कंटिन्यू में रहे। इसके साथ कैसे आएगा, एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि एक ऐसा एक्शन होगा जो फ्यूचर में होगा लेकिन वो लगातार होगा। कंटिन्यूस मीन्स लगातार होगा। कैसे होगा, इसी एग्जाम्पल देखें आप, शी विल बी ट्रैवलिंग टुमारो एट दिस टाइम, यानी कि अभी तो ये घर में लड़की बैठी हुई है लेकिन इसी टाइम पे कल ये लड़की सफ़र में होगी, सफ़र में होगी कल, यानी कि किसी और डे में ये लड़की लगातार कोई काम करेगी। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस आया, ट्रैवलिंग कंटिन्यूस के लिए हो गया, और फ्यूचर मीन्स कि इसकी नेक्स्ट डे की बात बताई जा रही है कि ये कल इस तरह से ट्रैवलिंग में होगी, सही हो गया। पर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास क्या नाम है ये, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट हम लिखेंगे एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय मंडे। अब फ्यूचर भी है इसमें और परफेक्ट भी है, यानी कि इसमें पास वाले वर्ड ज़्यादा आएंगे। फ्यूचर इस तरह से होगा, विल हैव, परफेक्ट में आ जाएगा फिनिश्ड, ED लग जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारे लोग कल तक जो है, यानी कि मंडे तक, कल तक नहीं बल्कि ये सारे लोग मंडे तक अपना तमाम काम फिनिश कर लेंगे, सही है। इसमें विल भी फ्यूचर वाला आ गया, जो मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर वाले वर्ड्स में ज़्यादातर आपको विल,
विल बी, विल हैव, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। ये तो फ्यूचर वाले आ गए, लेकिन परफेक्ट में आ गया था फिनिश ईडी। आपने पिछले वाले भी अगर परफेक्ट देखे तो उन सब के साथ ईडी वाले वर्ड्स लाजमी यूज़ होते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, अब इसमें ज़ाहिर है फ्यूचर भी लगेगा, फ्यूचर वाले विल बी, विल हैव वाले वर्ड्स और परफेक्ट वाले ईडी टाइप वर्ड्स भी लगेंगे, और कंटिन्यूस वाला आईएनजी वाला भी वर्ड लगेगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। बाय द नेक्स्ट मंथ I will have been working here for 5 years। अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ हो गया, फ्यूचर की बात हो रही है कि नेक्स्ट मंथ से परफेक्ट में आ गया विल हैव बिन परफेक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको पिछली लाइन में बताया था कि पास्ट के लिए हम विल बी टाइप चीज़ें यूज़ करते हैं, साथ में ईडी भी लग जाता है। ठीक है, पास्ट के लिए विल हैव भी लग जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही परफेक्ट के लिए हमने पास्ट वाला वर्ड यूज़ किया विल बी। कंटिन्यूस में क्या आ गया, वर्किंग। अब यहाँ पे लाइन क्या बोली जा रही है कि मैं अगले महीने से काम करता रहूँगा पूरे 5 सालों के लिए, यानी कि ये किसी 5 साल की जॉब पे जाने वाला है अगले महीने से। सही है, तो इसी तरह से यहाँ पे आपको इन तीनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से देखने को मिला है। बाय नेक्स्ट मंथ फ्यूचर आ गया, परफेक्ट में विल बी पास्ट वाली बात आ गई, कंटिन्यूस में वर्किंग आ गया। सही है, और 5 ईयर्स भी, ये तो खैर कंटिन्यूस की बात हो रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल अबाउट दी वर्ब टेंसेज। ये हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है ना मैं बता देती हूँ, बस ज़रूरी चीज़ें बस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि फ्यूचर लिखना है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, उसमें कौन सी चीज़ किधर आती है, थोड़ा बहुत उसका पता हो, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, अब यहाँ पे एक और चीज़ सिखाई गई है, ये भी आपको आनी चाहिए, अवॉइड टेंसेस शिफ्टिंग। आपसे कह रहे हैं कि टेंसेस की शिफ्टिंग करते वक्त थोड़ा ख्याल रखा करें। ख्याल कैसे रखा करें? अब यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस देंगे, ही वॉज वॉकिंग एंड देन ही ईट्स डिनर। ठीक है, अब इसका करेक्ट फॉर्म कैसी है, ही वॉज वॉकिंग एंड देन ही एट डिनर। ही ईट्स की जगह ही एट डिनर आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। स्टैटिव वर्ब के बारे में थोड़ा जानिए। दीज वर्ब्स रियली टेक ING, यानी कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ING का लगना बहुत ही कम है। जैसे कि नो के साथ ING बड़ा कम लगता है, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, वांटिंग, इस तरह के वर्ड्स का तो लगता तो है लेकिन बहुत कम ही हमें इस्तेमाल करने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लें, इनकरेक्ट वे में आई एम नोइंग द आंसर, ये गलत इंग्लिश है। करेक्ट है आई नो द आंसर, क्योंकि आपको नोइंग वाले वर्ड यानी कि ये ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनके साथ आपको ING इस्तेमाल करना बड़ा कम देखने को मिलेगा। सही है, इसलिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लें करेक्ट एंड इनकरेक्ट वे में। परफेक्ट टेंसेस रिक्वायर पास्ट परफेक्ट। कह रहे हैं इनकरेक्ट, देखें, आई हैव वेंट, करेक्ट होगा आई हैव गॉन, यानी कि गॉन गो की पास्ट है, तो पास्ट में गो को गॉन कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कोई बात पास्ट में बोल रहे हैं तो अगला जो वर्ड है ना गो वाला, उसको भी चेंज करके गॉन कर दो। ठीक है, टेंस एरर टू अवॉइड, बहुत से लोग टेंस के एरर्स कर देते हैं, गलतियां करते हैं। कौन सी गलतियां करते हैं वो हम जानते हैं। यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर हैबिट, इनकरेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी हैबिट के अंदर, यानी कि जो चीज़ आप डेली कर रहे हो उसके अंदर ING का बार बार इस्तेमाल मत करो हर चीज़ में। अब जैसे कि बहुत लोग बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग फॉर वर्क, आई एम गोइंग फॉर दिस, हर चीज़ में गोइंग गोइंग नहीं लग सकता। जैसे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सादे वर्ड आएंगे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। यूजिंग पास्ट सिंपल इंस्टेड ऑफ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इनकरेक्ट होगा आई हैव सीन हिम येस्टरडे। आई हैव सीन हिम येस्टरडे नहीं होता, आई सॉ हिम येस्टरडे। ठीक है, आई सॉ हिम येस्टरडे करेक्ट फॉर्म है। नेक्स्ट आती है यूजिंग विल आफ्टर टाइम क्लॉजेज, आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच यू, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच यू। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विल को बार बार दोहराना भी सही नहीं माना जाता सेंटेंस में। अगर आपने एक दफ़ा विल लिख लिया है अगली दफ़ा में ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपने यहाँ पे विल नहीं लिखा तो आप आगे लिख सकते हो, लेकिन आप एक ही दफ़ा लिख सकते हो। ये चीज़ हमें यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट चीज़ आती है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी इन पैराग्राफ। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताई जा रही है कि अगर आप सारा कुछ प्रेजेंट में लिख रहे हो, SS लगा रहे हो, तो फिर उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस लिख रहे हो, S में लिख रहे हो, फिर आगे जाके उसको पास्ट में ले आए हो, तो फिर बात सही नहीं लगेगी। अब आप गौर करें सेंटेंस पे, ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, ही एंजॉयज द वॉक एंड मीट्स हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ सारी जगहों पे SS लगे हैं। ठीक है, अब ये एक सीक्वेंस के साथ इसने प्रेजेंट को ही कंटिन्यू किया है। लेकिन अगर आप निचली लाइन देखो तो यहाँ पे लिखा है ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे एंड ही एंजॉयड
दी वॉक। अब enjoyed पास्ट वाला है, तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने किसी पैराग्राफ में या कोई भी बात आप लिखते हो, अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो ऐसे सारे लगा दो। अगर आप पास्ट में बोलना चाह रहे हो जिसमें ईडी लगाना चाहते हो तो पूरी लाइन को और पूरे पैराग्राफ को फिर पास्ट में ही लिखो। यही बात है। मैं जब स्टोरी सिखाया करती थी, जो आपका पिछला साल है उसमें स्टूडेंट स्टोरी पढ़ते थे मेरे से, तो एलएलबी में स्टोरी पढ़ी आती तो स्टूडेंट्स मुझे एक ही बात कहते थे कि मैम हम स्टोरी लिखते हैं, हमारे मार्क्स की कटिंग करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कहती थी कि आप काइंडली कोशिश करें कि अगर आप पास्ट में स्टोरी को यूज़ करेंगे, शी वॉज, ही वॉज, तो आप सारा पैराग्राफ पास्ट में लिखा करो, क्योंकि आपकी आधी लाइन पास्ट में होते हैं, आधी लाइन प्रेजेंट में होती है, उससे भी मार्क्स की कटिंग होती है। अगर आप सारा प्रेजेंट में लिख रहे हो यानी कि इस करके और एस एस डाल के यूज़ कर रहे हो, कुछ वर्ड प्रेजेंट में लिख रहे हो, तो सारा पैराग्राफ भी वैसे ही लिखा करो, ठीक है? क्योंकि देखें ना, आपकी जो टेंसेस मिस्टेक हो रही है इस तरह की, तो उससे मार्क्स कटिंग हो जाती है, ठीक है? समरी ऑफ द वर्ब टेंसेस। अब ये हटा देते हैं, स्किप कर लेते हैं, इसमें ज़ाहिर है अब वही चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी दोबारा से दोहराई गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक आ रहा है, वो है सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होता है वो अब हम जानते हैं। अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। It is missing a subject, a verb, or a complete idea. Fragmented writing confuses readers because it breaks the flow of the meaning. Sentence fragment का सादा सा मतलब है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होगी, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट आइडिया मिसिंग होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा हम मज़ीद इसके बारे में जानते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस होते कौन से हैं। अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। यानी कि शी इज़ रीडिंग अ बुक, ये कंप्लीट है। अ कंप्लीट क्यों है? क्योंकि हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये कर क्या रही है, बुक को रीड कर रही है, ठीक है? अगर इस तरह से लिखा था शी इज़ बुक, तो हमें समझ नहीं लगता। अगर शी इज़ बुक है तो ये तो फिर नॉर्मल फ्रेगमेंटेड सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं लग रही, ना ही इसमें वर्ब देखने को मिल रहा है, ना ही इसमें कोई एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो रीड है ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, आईएनजी जो है कंटिन्यूज है। तो ये जब हमने लगाया तो साफ पता लग रहा है कि ये लड़की क्या हरकत करी बुक के साथ, ये कर रही है कि बुक को रीड कर रही है, ठीक है? अगर इस तरह से आता ही कार, बस इस तरह लिखा आता, समझ ही नहीं लगती। अगर यहाँ दरमियान में आप वर्ब लिखो राइडिंग या ड्राइविंग, ड्राइविंग भी एक एक्शन है, तो आईएनजी लगा दिया कंटिन्यूस वाला, तो ये अगर यहाँ लगा दिया ही इज़ ड्राइविंग अ कार, तो समझ लग जाती है कि ये बंदा, ये लड़का गाड़ी चला रहा है, राइट? तो यही चीज़ है कि फ्रेगमेंटेड में अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी इस तरह की, तो फिर पता नहीं लगता उस सेंटेंस में बात क्या बोली जा रही है। व्हाट इज़ अ फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट का मतलब हमने बताना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पंक्चुएटेड लाइक अ सेंटेंस बट लेकिंग कंप्लीटनेस। एग्जाम्पल, बिकॉज ही वॉज लेट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें समझ ही नहीं लगती कि ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी पंक्चुएशन लगी होगी, यानी कि ऐसी जगह पे कॉमा एक बंदा लगा देगा जिसका कॉमा लगाना वहाँ बनता नहीं था, जिसकी वजह से सेंटेंस ना आगे से समझ लग रही है ना पीछे से समझ लग रही है। अब यहाँ पे आप ये सेंटेंस देखें, बिकॉज ही वॉज लेट। अब किस लिए लेट हुआ पता तो नहीं लग रहा, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? फ्रेगमेंटेड टाइप सेंटेंस हुआ। वाई? इट लीव्स द रीडर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड इस सेंटेंस को क्यों हमने कहा है, क्योंकि इसमें अभी तक हमें समझ नहीं लग रही कि लेट क्यों हुआ है, जिसकी वजह से जो भी बंदा इस सेंटेंस को रीड करेगा वो तब तक इंतज़ार में रहेगा कि ये लेट क्यों हुआ, ठीक है? तो अब करेक्ट वे में हम कैसे लिखते हैं? करेक्ट होता है बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द मीटिंग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब ये कि लेट आया जिसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, ये अपनी मीटिंग पे टाइमली पहुंच नहीं सका। एक तो ये चीज़ जो है फ्रेगमेंटेड सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। उसके अलावा अगर ये आगे वाली चीज़ ना होती, इस तरह हम सिर्फ स्टार्टिंग वाली चीज़ें इसकी लिख देते, ही वॉज स्लीपिंग सो ही वॉज लेट, ठीक है? ये बात लिख दी तो उसका मतलब समझ आ गया कि ये हमने रीज़न बता दिया कि लेट क्यों हुआ, कि देर से सो रहा था, ठीक है? तो अगर इससे कोई रीजंस नहीं होंगे तो वो सारे फ्रेगमेंटेड हैं, ना ही उसके बाद आपने कोई रीज़न बताया तब भी वो वर्ड फ्रेगमेंटेड रहेगा ये अकेला। अब ये देखें इसके आगे हमने मतलब बता दिया कि लेट आया ये, ठीक है? जिसकी वजह से क्या नुकसान हुआ कि मीटिंग इसके अटेंड नहीं हो पाया। अगर मीटिंग नहीं अटेंड हो पाई तो ये भी एक सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करे, तो ये फ्रेगमेंटेड फिर नहीं होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज फ्रेगमेंट्स। A dependent clause begins with subordinators like because, although, since, when, it, if। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं
वो यूज़ होती हैं एक सेंटेंस में। अब आगे जो थोड़ा सा रीड आउट करें ताकि हमें और अच्छे से समझ लगे। ऑल्दो शी ट्राइड, अब ऑल्दो शी ट्राइड, अब यहाँ पे देखिए ऑल्दो तो सिंपली लिखा है, शी ट्राइड भी लिखा है, लेकिन ये फ्रेगमेंटेड क्यों है? क्योंकि इसमें समझ कुछ नहीं लग रही। करेक्ट देखते हैं। ऑल्दो शी ट्राइड शी कुडंट फिनिश इट इन टाइम, यानी कि इस लड़की ने कोशिश की लेकिन टाइम पे इससे हो नहीं सका। जैसे कि मैं करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए आज ही डालूंगी, लेकिन हो नहीं पाता और वो कल की डे पे चली जाती है। मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स, मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट में आता है वेंट टू द स्टोर। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट ही गायब है। सब्जेक्ट मीन्स कि जिस पे बात हो रही है, हम बात किस पे करें? किसी इंसान पे, किसी चीज़ पे बात होती है, राइट? अब यहाँ पे ना ही वो इंसान है ना ही कोई चीज़ है, सही है? तो यहाँ से वो इंसान गायब था, वो सब्जेक्ट ही गायब था, इसीलिए हमें समझ नहीं लग रही थी सेंटेंस की कि कौन आखिर गया स्टोर में। भाई गया, कोई लड़का गया, कोई लड़की गई, कोई माँ गई, कोई फादर गया, हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है। इसीलिए ये भी एक फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है। तो इसकी निशानी ये है कि इसके साथ शी लगा, इट मीन्स क्लियरली पता लग रहा है कि वो एक लड़की है जो गई थी स्टोर में, ठीक है? किसी पर्सन का पता लग रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है मिसिंग वर्ब सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ब ही गायब है। अब यहाँ पे देखें द टॉल बॉय विद द रेड जैकेट, अब यहाँ पे कोई टॉल बॉय जो है कोई एक्शन करता हुआ दिख नहीं रहा, पता नहीं लग रहा है, इसलिए ये भी फ्रेगमेंटेड है। करेक्ट इस तरह से होगा द टॉल बॉय विद द रेड जैकेट वाज रनिंग, जो टॉल बॉय था जो रेड जैकेट पहना हुआ था वो भाग रहा है। तो भाग रहा क्या है? वर्ब है, आई एन जी लग गया तो इट मीन्स कंटिन्यूज है, राइट? तो ये जो भागना है ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब ही मिसिंग है, तो इट मीन्स ये भी एक फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है। ऊपर देखें यहाँ पे वर्ब नहीं था, तो करेक्ट हमने जब इसको सही किया तो हमने वर्ब का इस्तेमाल कर लिया। अब आता है फ्रेज फ्रेगमेंट, prepositional and the participle phrases without main clauses। एग्जाम्पल जान लिया करें। देखिए आप लोग करते क्या, सेंटेंस पढ़ के कंफ्यूज खुद को कर रहे होते हैं। कोशिश क्या करें, पहले एग्जाम्पल और उसके करेक्ट फॉर्म देख लिया करें ताकि आपको पता लग जाए कि ये किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? अब हम फ्रेज फ्रेगमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आफ्टर द स्टॉर्म ये भी फ्रेगमेंट है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट ये भी फ्रेगमेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर बातें नहीं बताई जा रही कि स्टॉर्म के बाद, यानी कि जो तेज़ बारिशें हुई इसको स्टॉर्म कह रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता लग रहा। वो इंसान नीचे भाग रहा है, स्ट्रीट के नीचे भाग रहा है, यानी कि स्ट्रीट जो है नीचे जा रही है, तो क्यों भाग रहा है, किस लिए भाग रहा है, नहीं पता लग रहा। इसलिए अब इनका करेक्ट फॉर्म देखते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई क्लियर, ठीक है? अब ये जो स्काई क्लियर है एक अलग से सेंटेंस है, एक अलग से फ्रेज है, इसको हम इसलिए कहते हैं फ्रेज। इसमें फ्रेज ही गायब है, ठीक है? फ्रेज मीन्स अलग से जो सेंटेंसेज है ना जिसके साथ लगने चाहिए वो गायब है, गायब है, इसलिए ये फ्रेगमेंटेड हो गए। आगे आता है रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही ट्रिप्ड, यानी कि भाग रहा था स्ट्रीट के से, जो स्ट्रीट नीचे जा रही थी, जैसे ही भागा तो ट्रिप्ड हो गया। ट्रिप मीन्स उसका पाँव मुड़ गया भागते हुए, जिससे गिर गया वो। तो ये जो वर्ड है ही ट्रिप्ड ये फ्रेज होता है, तो फ्रेज मिसिंग होने की वजह से भी ये सेंटेंस फिर फ्रेगमेंट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास ऑपोजिटिव फ्रेगमेंट्स। ऑपोजिटिव प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फो बट कैनॉट स्टैंड अलोन, द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब देखो बेस्ट प्लेयर कौन है, नाम नहीं लिया गया, इसलिए ये भी फ्रेगमेंट है। इसका सही वाला वर्जन क्या है देख लेते हैं। द बेस्ट प्लेयर इन द टीम अली स्कोर्ड अ गोल। अब यहाँ पे अली का नाम मेंशन किया, फिर उसके बाद हमने स्कोर्ड अ गोल लिखा, कि ये प्रॉपर्ली एक नॉर्मल सेंटेंस है जो कि करेक्ट है। इसको हम कहते हैं ऑपोजिटिव फ्रेगमेंट। ऑपोजिटिव फ्रेगमेंट का मतलब ये है कि बगैर उस बंदे का नाम लिए ये सेंटेंस क्लियर नहीं हो सकता, समझ नहीं लग सकती, ठीक है? लेकिन अगर हम सिंपल कहते द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, इतना कह के स्कोर्ड अ गोल कर लेते, उस बंदे का नाम नहीं लेते, बस इतना हमें पता लग जाता है कि फ्लांट टीम कोई जीती है, तो अगर हम बंदे का नेम डालेंगे तो फ़ायदा होगा हमें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन जीता है आखिर। फिर आता है इन्फिनेटिव फ्रेज फ्रेगमेंट, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम वी वर्कड ऑल नाइट। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब ये है कि हम लोग लगातार काम करते रहे, ये एक फ्रेज है, ठीक है? समझ लें फ्रेज ये सेम जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? उसके साथ इन्फिनेटिव। अब देखिए फ्रेजेस की भी आगे से बेतहाशा टाइप्स हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव फ्रेज होगी, दूसरी फ्रेज होगी, भी उनको साइड पर रखें, वो अलग से चीज़ है, उसके लिए अलग से आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी फ्रेजेस की। इस वक्त हम फ्रेगमेंट्स जान रहे हैं, तो फ्रेजेस की वीडियो का यहाँ टॉप पे मैं लिंक लगा दूंगी, वहाँ से जाके फ्रेजेस समझ लें कि होते हैं कौन कौन से, उनके क्या टाइप्स हैं। यहाँ पे सिर्फ आप देखें कि एक फ्रेज मिस होने की वजह से वो सेंटेंस ही फ्रेगमेंट बन गया। यहाँ आप फोकस करें कि इस बंदे ने टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम,
यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म करना था, इसलिए हम पूरी रात जाग के हमने काम किया उस प्रोजेक्ट पे, सोए नहीं थे हम, तभी जाके ख़त्म हुआ। और जो पूरी रात जागे थे हम, ये बेसिकली एक फ्रेज़ है जो मिसिंग था, इसके मिसिंग होने से पूरा का पूरा सेंटेंस ही फ्रेगमेंट बन गया। वाई डू फ्रेगमेंट्स अकर्स, यहाँ पे कहते हैं कि फ्रेगमेंट्स किन रीजंस की वजह से अकर होता है। राइटर्स कंफ्यूज फ्रेजेस विद क्लॉजेस, ओवर यूज ऑफ द डिपेंडेंट कंजंक्शन, इनकरेक्ट पंक्चुएशन यूजिंग अ पीरियड वेर अ कॉमा। ऊपर वाले लाइन अगर आपको समझ नहीं लग रही ज़ाहिर है इसके लिए फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपको नहीं समझ लगा सही से, तो ये बात ये हटा दें। इसमें ये सिंपल एक पॉइंट लिख दें कि इनकरेक्ट पंक्चुएशन यूजिंग अ पीरियड वेर अ कॉमा और ज्वाइनिंग वर्ड शुड बी। यहाँ पे कह रहे हैं कि उन जगहों पे कॉमा लगाना या उन जगहों पे फुल स्टॉप लगाना जहाँ पे एक सेंटेंस को मुकम्मल होना चाहिए था, उधर कॉमा लग रहा है या फुल स्टॉप लग रहा है, वहाँ से भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसीलिए इन तरह के सेंटेंसेस को भी हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बस इतना भी बता देना, ये छोटा सी लाइन भी लिख दें, ये एक वाली, तो वो भी काफ़ी है, बाकी चीज़ें ना लिखें, ठीक है। हाउ टू फिक्स दी फ्रेगमेंट, कि फ्रेगमेंट्स को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। बिकॉज शी वॉज हंग्री शी एट इमीडिएटली, यानी कि फ्रेगमेंट्स को इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि हम उसके साथ कोई मिलता जुलता फ्रेज यानी कि मिलता जुलता कोई सेंटेंस अच्छा सा लगा के पिछले सेंटेंस का मतलब ढूंढ सकते हैं, तब ही हम अपने फ्रेगमेंट्स को करेक्ट या फिक्स कर सकते हैं। एड अ मिसिंग सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे बताया कि अगर हमारा इस तरह से फ्रेगमेंट बन गया, सेंटेंस सही नहीं बन रहा, तो हम उसके अंदर कोई मिसिंग सब्जेक्ट या फिर मिसिंग वर्ब लगा सकते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, वो लोग जिन पे हम बात कर रहे हैं, या तो आप सब्जेक्ट लगा दो या तो आप वर्ब लगा दो ताकि वो सेंटेंस सही हो जाए। रिमूव डिपेंडेंट वर्ड्स, व्हेन ही फिनिश द वर्क, देख लेते हैं, ही फिनिश द वर्क। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो व्हेन है ना, ये बेसिकली एक डिपेंडेंट वर्ड है। डिपेंडेंट वर्ड्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, इसका लिंक जाके देख लें। डिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर व्हेन हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे सिंपल अगर लिखते हैं ही फिनिश दी वर्क, बस बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम लिखते हैं व्हेन, तो इट मीन्स हमें आगे भी मजीद व्हेन को एक्सप्लेन करने के लिए और भी लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इसीलिए इस तरह के जो डिपेंडेंट वर्जन को हम हटा दें, सिंपल ये रहने दें, तो अपने आप फ्रेगमेंट हमारा ठीक हो जाएगा। टर्न द फ्रेज इनटू अ फुल क्लॉज, रनिंग डाउन द हिल, ही वॉज रनिंग डाउन द हिल। अब इसको फुल क्लॉज कैसे करेंगे कि हम बाकायदा उसमें एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे और सही टेंस यूज़ करेंगे, वॉज लगाएंगे और प्रॉपर ये लाइन उसके अंदर फिट करेंगे ताकि ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाए, ठीक है। क्योंकि रनिंग डाउन द हिल, कौन रन कर रहा है नहीं पता लग रहा, ही रन कर रहा है, शी रन कर रही है, कौन जा रहा है कौन नीचे आ रहा है हिल से पता नहीं लग रहा, इसलिए आप करेक्ट करके लिख दो तो फिर अपने आप ये सही हो जाता है फ्रेगमेंटेड वर्ड। आइडेंटिफाई फ्रेगमेंट्स यूजिंग टेस्ट, अब यहाँ पे आपसे वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करो कि कौन सा सेंटेंस जो है वो फ्रेगमेंट है। ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है क्यों, इसमें मेंशन नहीं हुआ हुआ कि किससे बात की जा रही है, किसने क्या किया है पता नहीं लग रहा, इसलिए ये भी हमारा फ्रेगमेंटेड है। कैन यू अटैच अ लेबल इफ़ वन इज़ मिसिंग, ये भी फ्रेगमेंटेड है क्योंकि पता ही नहीं लग रहा कौन मिस हुआ है, किस पे बात हो रही है। डज इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया इफ़ इट लीव्स क्वेश्चंस, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई हम इंसान कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है जो लिखा गया है क्या ये वाकई में फ्रेगमेंट है। वो निशानियाँ यहाँ पे उन्होंने आपको बताई हैं। पहला तरीका है कि उसके अंदर आपको हु डिड व्हाट वाले वर्ड्स मिलेंगे और पता नहीं लगेगा किस पे बात हो रही है, एक ये रीज़न है फ्रेगमेंट्स की। दूसरी निशानी है इफ़ वन इज़ मिसिंग, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट मिसिंग होगा उस सेंटेंस में या फिर कोई ना कोई वर्ब मिसिंग होगा। सब्जेक्ट मीन्स कि जिस पे बात हो रही है, शी, ही, जिस बंदे पे बात हुई है वो सब्जेक्ट है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है वो मिसिंग हो सकता है, ठीक है। अगर वो ना हुआ मिसिंग, क्या पता कोई वर्ब मिसिंग हो, यानी कि शी, ही, दे सब लिखा हुआ है उसमें सेंटेंस में, लेकिन उसमें ये नहीं पता लग रहा कि वो शी कर क्या रही है, वो ही कर क्या रहा है, कोई एक्शन नहीं लिखा हुआ, तो ये भी एक निशानी है फ्रेगमेंटेड सेंटेंस को ढूंढने की। फिर आता है डज इट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया, उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, लेकिन पता फिर भी नहीं लग रहा कि वो कर क्या रहे हैं, कोई कंप्लीट आइडिया नहीं समझ लग रही कि हो क्या रहा है, तो ये भी एक निशानी है फ्रेगमेंटेड सेंटेंस की। Advanced concept intentional fragments. Sometimes writers use fragments stylistically for emphasis. A terrible sight a city in rains. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ राइटर्स क्या करते हैं जानबूझ के इस तरह के वर्डिंग्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप सिर्फ
अपनी पर्सनल राइटिंग पर्सनल किताबों में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एकेडमिक राइटिंग में यानी कि कोई स्कूल का वर्क कर रहे हो, यूनिवर्सिटी का कोई ग्रामर का काम कर रहे हो, या कोई इस तरह से बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ना इस तरह से कोड वर्ड्स में बातें नहीं लिखनी, कोई बातें छुपा के नहीं लिखनी, इनकम्प्लीट नहीं लिखनी, फ्रेगमेंटेड अंदाज में नहीं लिखनी कि आपके मार्क्स से कटेंगे हो। जो आपने अक्सर राइटर्स को देखा होगा, जो आप किसी पोइट की किताब पढ़ो, कोई गज़ल पढ़ो, तो उनके लफ्ज़ों में आधी लाइनें खाई होती हैं, पता नहीं लगता कि वो किस पर्सन के ऊपर बात कर रहे हैं। वो जान के करते हैं, जान के करते हैं, इट मीन्स कि वो इंटेंशनली फ्रेगमेंटेड उसको बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे सूट करती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल कन्वर्सेशन किसी बंदे के साथ कर रहे हैं, या कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई लॉ का कोई बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहे हैं, वहाँ पे अगर हम ये चीज़ें करेंगे ना, तो हमारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसलिए हमें जान पूछ के कभी भी फ्रेगमेंटेड वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। हमारे जो राइटर्स हैं, शेर व शायर हैं, वो ये करें, वहाँ पे देखो पढ़ के भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ नोट्स बनाने में या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रेगमेंटेड चीज़ें कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे मार्क्स को कटिंग कर देगी खाम खा। इसलिए फ्रेगमेंट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हमने फ्रेगमेंट्स को फुल सेंटेंसेस के साथ कंपेयर कराना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेड होता है बिकॉज ऑफ द रेन। अब यहाँ पे क्या मसला है कि एक्शन वर्ब भी गायब है और आइडिया भी कम्प्लीटली नहीं बताया जा रहा। अब इसको करेक्ट करके लिख देना है, बिकॉज ऑफ द रेन वी स्टेड होम। बारिश हुई थी इसलिए हम घर रह गए। इसलिए बाकी भी इस तरह से पॉइंट्स लिखे गए, इसलिए मैं इसको स्किप करी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है समरी ऑफ द सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। इसमें दोबारा से यही बात बताया गई है कि एक फ्रेगमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिसिंग होती है। उसमें या तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है, वर्ब मिसिंग होता है, या कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा होता। वो सेम बातें ऊपर जो पढ़ी दोबारा लिख दी हैं। रन ऑन सेंटेंसेस अब स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, वो है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस होता है, रन ऑन सेंटेंसेस occurs when two or more independent clauses are joining incorrectly without proper punctuations and connecting words। इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। She finished her work, he went home। A run on incorrect combines them। रन ऑन्स को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें रीडिंग में बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, कन्फ्यूजन होगी, ग्रामर मिस्टेक्स बेतहाशा होंगी। क्या लिखा है रन आउट में वो हम मज़ीद इसके टाइप से जानते हैं, ताकि हमें रन आउट्स का और अच्छे से समझ लग सके कि ये होते क्या हैं। रन आउट्स के हम टाइप्स देखते हैं डिफरेंट। पहली टाइप है फ्यूज्ड सेंटेंसेस की। रन आउट्स की पहली टाइप है फ्यूज सेंटेंसेस की। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइन विद नो पंक्चुएशन एट ऑल। एग्जाम्पल, शी लव्स रीडिंग, शी गोज टू द लाइब्रेरी ऑफन। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कॉमा नहीं डला हुआ। कॉमा ना डलने की वजह से ये एक जो है रन आउट है। कैसे रन आउट है देखें, शी लव्स रीडिंग। अब यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, उसके बाद हम ये जो अगला सेंटेंस है उसके बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसलिए समझ नहीं लगती कि रुकना का है। तो ये हम एक ही गो में पढ़ेंगे, तो ये एक रन आउट है। तो ये रन आउट की फ्यूज सेंटेंसेज है, जिसमें क्या होता है कि कॉमा हटा दिया जाता है और अगले सेंटेंस को भी पिछले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि जो रीडर है ना, जिसको कॉमा फुल स्टॉप की आदत है, जिसको पता है कहाँ पे रुकना है किधर नहीं रुकना, उसके लिए मुश्किल होता है इस तरह के सेंटेंसेस पे रीडिंग देना, क्योंकि इसमें देखें पे कोई गैप नहीं है, समझ नहीं लगती अगला वाला लाइन इसके साथ है कि नहीं। इसलिए रनआउंस जो है काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है कॉमा स्प्लाइस। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड विद ओनली कॉमा विच इज़ ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे देखें, शी लव्स रीडिंग, शी गोज टू द लाइब्रेरी ऑफन। यहाँ पे कॉमा तो लगाया है, लेकिन कॉमा लगने से भी ना इस लाइन की, इस सेंटेंस की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं बन पा रही, इसलिए ये भी एक तरह का रन ऑन ही है, ठीक है। फिर आता है कॉजेज ऑफ रन ऑन सेंटेंसेज, मिस यूज और लेक ऑफ पंक्चुएशन। यहाँ पे बता रहे हैं कि वजह क्या होती है कि एक सेंटेंस में रन ऑन बन जाता है। वजह क्या होती है कि या तो कॉमा बिल्कुल नहीं डला जाता, अगर कॉमा डला भी होगा तो ऐसी जगह पे डला होगा जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी डलने की। मिसिंग सेमीकोलन, सेमीकोलन ये होता है, ये भी कई जगहों पे मिसिंग होता है। मिसिंग कंजंक्शन, कंजंक्शन भी कई जगहों पे देखने को नहीं मिलता। कंजंक्शन के बारे में आपने जानना है तो यहाँ ऊपर टॉप पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, वहाँ से जाके आप वीडियो देख लें। ओवर यूज़ ऑफ एंड देन, और कुछ लोग क्या करते हैं सेंटेंसेस में बार बार एंड यूज़ करते हैं, बार बार देन यूज़ करते हैं, उससे भी एक सेंटेंस ख़राब हो जाता है, सुनने में सही नहीं लगता। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी रन ऑन्स होते हैं। राइटर्स थिंक एडिंग एंड मेक सेंटेंस करेक्ट बट इट ऑफन स्टिल क्रिएट्स रन ऑन्स। बहुत लोगों को लगता है, राइटर्स को लगता है बहुत लोगों को, कि अगर हम बार बार एंड लगाते जाएंगे तो हमारा सेंटेंस सही लगेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके सामने मैं एक सेंटेंस पढ़ती हूँ। शी ओपन द डोर एंड शी सॉ द कैट एंड शी स्क्रीम्ड। कितना ज़्यादा देखो इसने एंड यूज़ किया हुआ है।
तो उससे क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस काफ़ी अजीब लग रहा है, रन ऑन टाइप लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कॉमा भी यूज़ कर सकते थे, कॉमा ज़्यादा बेहतर है, सूट कर रहा है, एंड सूट नहीं कर रहा है क्योंकि बेतहाशा एंड्स आए हैं। एंड या तो आप एक ही दफ़ा दो तो ठीक है, इतनी दफ़ा देने से सेंटेंस की जो एक अच्छी क्वालिटी होती है वो नहीं रहती। अब करेक्ट वे आप देखो कैसे लिखते हैं। शी ओपन द डोर, सॉ द कैट एंड स्क्रीम। एक ही एंड लगा है लेकिन देखो उसमें कितनी जान आ रही है उस एंड में। अगर 10 दफ़ा आप एंड लिखोगे उस एंड की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, सही है। आइडियाज फ्लो क्विकली सो राइटर्स फॉरगेट टू सेपरेट दैम प्रॉपरली। यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक और भी पॉइंट बताया कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके जहनों में कोई बात आती है तो वो जहन वाली बात तो लिख देते हैं लेकिन कई जगहों पे एंड लगाना भूल जाते हैं, कई जगह कॉमा लगाना भूल जाते हैं। जैसे अक्सर आप लोग करते हो कि आप लोग जब मुझे टेस्ट लिख के देते हो, आप लोग अपने लिखे हुए अल्फाजों पे इतना गौर कर रहे होते हो कि आप यही भूल जाते हो कि कॉमा मुझे कहाँ लगाना था, फुल स्टॉप कहाँ लगाना था, ठीक है। कई जगहों पे एंड 10 दफ़ा लिखा आता है। तो ये गलतियाँ क्यों होती हैं? जब एक राइटर जो लिखने वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है अपने लफ्ज़ों पे कि वो लफ्ज़ सही लिख दे, बाकी वो एंड कॉमा और इस तरह की मिस्टेक कर जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो जल्दी में लिखना चाह रहा होता है या फिर उसका सारा फोकस्ड अल्फाजों पे होता है, ठीक है। हाउ टू करेक्ट द रनआउंस, कहते हैं कि अपने रनआउंस को आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। रनआउन आप कैसे करेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे एक वर्ड को ख़त्म होना है वहाँ आप फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट्स वर टायर्ड, यहाँ पे ये लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ फुल स्टॉप लगाओ, फिर अगले सेंटेंस को कंटिन्यू करो, या फिर यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हो, सही है। और जहाँ सेमी कॉलन लगना है ये वाला, वहाँ पे आप सेमी कॉलन लगाओ। जैसे कि यहाँ पे देखिए करेक्ट नहीं है, इसमें सेमी कॉलन नहीं है, यहाँ पे लिखे द वेदर वॉज कोल्ड, यहाँ पे सेमी कॉलन लगना था, नहीं लगाया इसने, इसलिए करेक्ट नहीं है, दूसरे वाले में लगा हुआ है, ठीक है। और सेमी कॉलन तब कब यूज़ होता है आपने बताना है कि सेमी कॉलन यूज़ होता है ओनली व्हेन बोथ पार्ट्स कुड फंक्शन एज अ सेपरेट सेंटेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस सेपरेटली वर्क कर सकते हैं, सिर्फ तभी हम उस पर सेमी कॉलन लगाते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे मैम इसके साथ तो कॉमा भी लग सकता है, कॉमा नहीं लगता ऐसी जगहों पे। देखिए अगर पिछला सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है और जो अगला सेंटेंस है वो पिछले सेंटेंस के बगैर रह नहीं पाएगा तो वहाँ पे कॉमा लगेगा। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस अलग अलग लिखे जाएं और उनका मतलब भी क्लियर हो जाए अलग अलग लिखने के बावजूद भी, तो वहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। सेमी कॉलन हमेशा तभी लगेगा जब दोनों सेंटेंसेस अकेले भी लिखे जा सकें, लेकिन कॉमा तब लगता है जब अगला सेंटेंसेस पिछले सेंटेंस के बगैर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कॉमा कहाँ लगाना है वो आपने बताना है कि कॉमा अक्सर हम तब लगाते हैं जब हम फॉर, एंड, बट, नोर और येट, सो इनके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका है फैन बॉयज़, ठीक है। फैन बॉयज़ कैसे, एफ से फॉर आ गया, ए से एंड आ गया, एन से नोर आ गया, बी से बट आ गया, ओ से और आ गया, फिर वैसे ही बाकी से, सही है। अब इसमें करना क्या है, शी वॉन्टेड टू रेस्ट, शी वेंट टू स्लीप अर्ली, शी वॉन्टेड टू रेस्ट कॉमा सो शी वेंट टू स्लीप अर्ली, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पिछले के बगैर नहीं पूरा हो पा रहा, सही है। दूसरा की जनरल बात लिखी है, यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बनाने का काम करता है। जैसे कि बिकॉज लगाना, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, इफ, वाइल, थ्रू, दो, सॉरी। अब रन ऑन में क्या आता है, द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, ये गलत है, करेक्ट नहीं है, सही है। अब इसका करेक्ट कैसे होगा कि आप इसमें बिकॉज लगा दोगे, बिकॉज द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, फिर कॉमा लगा दिया, मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड। अब यहाँ पे देखो बिकॉज ना डालने की वजह से ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा। हमने बिकॉज डाला लेकिन एग्ज़ाम बड़ा डिफिकल्ट था, इसी वजह से स्टूडेंट्स फेल कर गए। इस बिकॉज से कई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बिकॉज अब दरमियान में देना चाहो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दरमियान में डालोगे उसका ये फ़ायदा होगा, इस सेंटेंस की वैल्यू और अच्छी हो जाएगी। कैसे कि मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, ये जो लफ्ज़ है हमने शुरू में कर दिया, मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, बिकॉज दरमियान में लगा दिया, और फिर एग्ज़ाम के बारे में यहाँ बता दिया कि बहुत से स्टूडेंट फेल कर गए क्योंकि क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा डिफ़िकल्ट था। अल्लाह करे आप लोगों का एग्ज़ाम आसान है, मुश्किल ना है। अच्छा, सब लेट रन ऑन एरर्स स्टूडेंट्स ऑफन मिस यूज, थोड़ा मुश्किल है, इसका समझ लेते क्या लिखा है। लॉन्ग सेंटेंसेस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल्दो द ट्रैफिक वॉज हैवी एंड द रेन वॉज बैड, वी रीच्ड होम सेफली। लेंथ डज नॉट मैटर, स्ट्रक्चर डज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लंबे लंबे हम सेंटेंसेस लिख देते हैं लेकिन हमारे लिए स्ट्रक्चर पे फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए बेशक
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बारिश बेतहाशा हो रही थी, वेदर भी अच्छा नहीं था, लेकिन हम फिर भी टाइम पे पहुंच गए। ये सेंटेंस बिल्कुल मुकम्मल है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, हमें मतलब भी समझ लग रही है, इसलिए चाहे लेंथ जितनी भी ज़्यादा हो इस सेंटेंस की, वर्डिंग्स का इस्तेमाल सही से हुआ है, सही जगहों पे हुआ है, इसीलिए ये रनआउंस नहीं बन रहे हैं, ये अच्छा सेंटेंस बन रहा है। यूजिंग टू मैनी इंडिपेंडेंट क्लॉसेज, यानी कि हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉसेज जब यूज़ करते हैं ना, उससे भी रन ऑन टाइप सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि ये करेक्ट है, लेकिन इस सुनने में बड़ा ऑकवर्ड और अजीब लगता है। देखें, ही केम अर्ली, ही फिनिश्ड क्विकली, ही लेफ्ट इमीडिएटली। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेंटेंस है तो ठीक, लेकिन सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है। इसका सही यूज़ इस तरह से होगा, ही केम अर्ली, फिनिश्ड क्विकली एंड लेफ्ट टू वर्क। यहाँ पे देखें, ही 10 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, ही एक ही दफ़ा आप डालें और फिर उसी एक ही बंदे के बारे में डिस्कस करें और दरमियान में एक एंड लगाएं, तो ये वैल्यू रन ऑन की बजाय बड़ा खूबसूरत सेंटेंस बन जाएगा। ये जो ऊपर वाला ये रन ऑन क्यों है, क्योंकि सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है। देखें, यहाँ पे ही 10 दफ़ा लगा हुआ है, ऊपर से एंड का यूज़ भी नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए ये रन ऑन है। फिर आगे आता है बिगिनिंग सेंटेंसेज विद सो एंड और बट। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे सेंटेंसेज जिसमें सो एंड और बट का इस्तेमाल होना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर क्लॉज कंप्लीट है, यानी कि सेंटेंस अगर कंप्लीट है, तो उन सेंटेंसेस के शुरू में आप ये सारे लफ्ज़ लगा दोगे तो ये रन ऑन नहीं माने जाएंगे। जैसे कि बट ही डिडंट एग्री, लेकिन वो इस बात से एग्री नहीं करता। ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, बेशक इसके स्टार्ट में बट लगा हुआ है। अगर आप एंड लगा देते हो शुरू में, एंड दे कंटिन्यूड वॉकिंग, और वो उन्होंने वॉक करना कंटिन्यू रखा, ये भी सेंटेंस को कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसलिए ये भी एक रन ऑन नहीं हो सकता। रन ऑन तभी होते हैं जब सेंटेंस सही ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, मुश्किल हो, अजीब से हो, तब वो रन ऑन है। ये जो सेंटेंसेस ये रन ऑन इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी मौजूदगी के बावजूद भी, सो एंड और बट की मौजूदगी के बावजूद भी सेंटेंस का मतलब सही बन रहा है, ईजी बन रहा है, समझ लग रही है उनसे। कॉमन रन ऑन मिस्टेक्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम प्रोनाउन के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे लिखा है आई मेट अली, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। ये एक रन ऑन है, इसका करेक्ट फॉर्म कैसे? आई मेट अली करने के बाद हमने अपना पीरियड डाला, यानी कि फुल स्टॉप डाला, उसके बाद हमने अगली लाइन को कंटिन्यू किया। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आई मेट अली एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली। या तो आप कॉमा डाल के, कॉमा कह रही हूँ, फुल स्टॉप डाल के बात को ख़त्म करो, या फिर एंड लिख के बात को कंटिन्यू करो। अगर इस तरह बोलोगे तो फिर वो रन ऑन टाइप बन जाएगा। सही है, और इसी तरह की बाकी की एग्जांपल्स भी हैं, आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा। मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ी क्योंकि ऑलरेडी मैं ये रन आउट का सारा समझा चुकी हूँ। ठीक है, ये वही सारा मैंने दोबारा दोहरा दिया। आपको कह रहे हैं कि क्या तरीका है रन आउट से बचने का। तरीका ये है कि जहाँ पे एक वर्ड ख़त्म हो रहा है, पॉज आ रहा है, वहाँ पे या तो आप कॉमा लगाओ, सेमी कॉलन लगाओ, या पीरियड फुल स्टॉप टाइप चीज़ लगा दो। सही है, इस तरह से आपका रन आउट से बच सकते हो। उसके अलावा बहुत दफ़ा कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो, जैसे कि बार बार ही शी करके लिखा आ रहा है, एंड बेताशा आ रहा है, तो ये भी एक रन ऑन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको जो आप देख सकते हो। बाकी हटा दें, 2 पॉइंट्स भी काफ़ी हैं जानने के लिए। इसमें दोबारा से रन ऑन के बारे में दोबारा से शॉर्ट करके दोबारा लिख दी, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है समझने का, वो है मॉडिफायर्स। Modifier are words, phrases or clauses that describes, limit or add detail to other words. They make writers richer, clearer and more vivid. इसकी एग्जांपल देख के समझते हैं कि modifiers क्या होते हैं। Adjective, beautiful, tall, red, adverb। अच्छा, आप मुझे समझ लगी है। Modifier क्या कर रहा है कि एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव, एडवर्ब, फ्रेजेस और क्लॉज इन सबको मिक्स करके यूज़ कर रहा है। कैसे? अ टॉल गर्ल वॉक्ड स्लोली। अगर इस तरह होता, द गर्ल वॉक, तो पता नहीं चल रहा कि वो गर्ल दिखने में कैसी थी, लंबी थी, छोटी थी, ये भी नहीं पता चल रहा कि वो तेज़ चल रही है कि आहिस्ता चल रही है। मॉडिफायर क्या कर रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज इस तरह से कर रहा है कि अच्छे से समझ लग रही है कि वो लड़की एक तो लंबी थी, साथ में वो तेज़ नहीं बल्कि आहिस्ता चल रही थी। ठीक है, तो ये काम होता है मॉडिफायर का। तो यहाँ पे जो टॉल है वो मॉडिफाई कर रहा है गर्ल के बारे में कि वो गर्ल लंबी है। उसके साथ जो वर्ड स्लोली है वो भी मॉडिफायर है जो कि बता रहा है कि वो तेज़ चल रही थी कि आहिस्ता चल रही थी। सही है, अब हम मज़ीद मॉडिफायर की टाइप्स जानते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव किसी खूबी या क्वालिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, या कोई कलर वगैरह, उसके लिए हम ये एडजेक्टिव का वर्ड यूज़ करते हैं। ये मॉडिफाई क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन में क्या आता है, नाउन का मतलब होता है किसी इंसान का नेम, किसी प्लेस का नेम,
या किसी चीज़ के नेम थिंग के साथ, यानी कि इन चीज़ों के साथ जब नाम लगा हो, जैसे कि थिंग में बुक एक नेम है, प्लेस कराची हो गया वो एक नेम है, नेम किसी इंसान का नेम अली हो गया, तो इन तमाम नामों को हम नाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें नाम का पता ना हो, तो हम शी, ही, दे वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गए, ठीक है। अब इन्हीं प्रोनाउंस के बारे में और नाउन्स के बारे में बताने का काम, खूबी बताने का काम किसका होता है? एडजेक्टिव का होता है। जैसे कि जो कार है वो किस कलर की थी, कार किस कलर की थी, कार क्या है हमारे पास? नाउन ज़ाहिर है, कार कोई चीज़ है, किसी चीज़ का नेम है, तो वो कार किस कलर की थी? मैं लिख दूंगी यहाँ पे कार ब्लैक कार है, तो वो जो वर्ड ब्लैक लगाया यही बेसिकली एडजेक्टिव है, यानी कि हम कार की क्वालिटी बता रहे हैं, खूबी बता रहे हैं कि वो किस रंग की थी, लंबी थी, छोटी थी, ये सारा जो है एडजेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो एडजेक्टिव है वो आमतौर पे नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले ही लगता है। जैसे कि हमने अगर किसी गर्ल के बारे में बताना है तो वो गर्ल टॉल थी, तो ये वर्ड टॉल है, ये एक एडजेक्टिव है, उसकी हम खूबी बता रहे हैं कि ये लंबी है, ठीक है। तो वो जो वर्ड टॉल है वो लड़की से पहले लगा। वैसे ही कार के बारे में जब हमने बताया कि ये कार ब्लैक है तो ब्लैक पहले लगा, इसलिए ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ना एडजेक्टिव वाले, ये बिफोर लगते हैं, नाउन से पहले या प्रोनाउन से भी पहले लगते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब में आमतौर पे आता है एंड पे, या तो इस तरह से एल वाई लगा होगा या आर वाई टाइप चीज़ लगी होगी, जैसे कि ब्यूटीफुली, स्लोली, डेली, इमीडिएटली, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको एडवर्ब में देखने को मिलेंगी। तो ये एक चीज़ है जो लगती है एक वर्ड को मॉडिफाई करने में। फिर आता है प्रपोजिशनल फ्रेजेस। द बॉय विद द ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज इस तरह से है कि यहाँ पे पूरा एक फ्रेज लिखा गया है, यहाँ पे विद अ ब्लू शर्ट, ये एक मॉडिफायर है, यानी कि ब्लू शर्ट क्या है? एडजेक्टिव है, कलर बयान कर रही है उसके शर्ट की, ताकि हम पहचान सकें उसके बाई को, इसलिए जो ब्लू शर्ट है ये एडजेक्टिव है। ओवरऑल ये पूरा का पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। फिर आता है पार्टिसिपल फ्रेज। रनिंग डाउन द स्ट्रीट ही ट्रिप्ड, ये बेसिकली एक पार्टिसिपल फ्रेज है। अब इसको छोड़ने नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इन्फिनेटिव फ्रेज में। आपने बताना है टू विन द रेस ही प्रैक्टिस्ड डेली, यानी कि उसने कोई चीज़ हासिल करने के लिए मुसलसल मेहनत की, कोई चीज़ मुसलसल हो रही है, लगातार हो रही है, उस पर हम इन्फिनिटी का वर्ड यूज़ करेंगे। ब्रदर रिलेटिव क्लॉजेस। द बुक दैट यू गेव मी वॉज एक्सीलेंट, कि आप उस बुक के बारे में एक कनेक्शन बना के उसकी तारीफ़ कर रहे हो, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। क्लॉजेस में जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, इतना कोई आने नहीं वाला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खत्म करा रही हूँ। फिर आता है प्लेसमेंट ऑफ द मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है ना कि एक वर्ड के अंदर ऐसी जगह पे, एक सेंटेंस के अंदर ऐसी जगह पे प्लेस होता है जिससे उस सेंटेंस की वैल्यू बदल जाती है। जैसे कि द कार इज देयर, कि ये कार वहाँ पे खड़ी है, वहाँ पे, सही है। अब वो कार कैसी है? काली है, किस कलर की है, लंबी है, छोटी है। तो ये जो वर्ड हम ब्लैक लगाएंगे ये किस जगह पे लगाएंगे? ये मॉडिफायर आपने सही जगह पे लगाना होता है। आमतौर पर मेजॉरिटी जितने भी मॉडिफायर्स हमने देखे हैं वो हमने हमेशा उस चीज़ के साथ ही देखे, यानी कि कार के हमेशा पहले ही, यानी कि वो जो चीज़ होगी ना उसके हमेशा पहले ही वो नया वर्ड ऐड होगा मॉडिफायर वाला, जो उस सेंटेंस को बदलने का काम करती है, ठीक है। फिर आता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। मिसप्लेस्ड का मतलब है कि अगर हम सही तरीके से मॉडिफायर्स नहीं लगाएंगे उससे क्या होगा? अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द वर्ड इज डिस्क्राइब्ड कॉजिंग एम्बिग्विटी, यानी कि ये वर्ड ऐसी जगह पे मॉडिफायर्स लगे होते हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एम्बिग्विटी मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू स्कूल एवरी डे। शी ऑलमोस्ट ड्रोव हर किड्स टू द स्कूल एवरी डे। अब ये सेंटेंस कन्फ्यूजन क्रिएट करे, इसके सही वर्डिंग देंगे शी ड्रोव हर किड्स टू स्कूल ऑलमोस्ट एवरी डे, कि ये लड़की अपने बच्चों को खुद कार चला के लेके जाती थी स्कूल हर रोज़, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ख़राब है कि आगे पीछे हुए हुए चीज़ें, मॉडिफायर गलत जगह पे लगा हुआ है। डैंगलिंग मॉडिफायर। अ मॉडिफायर इज डैंगलिंग व्हेन इट इज हैज़ नो क्लियर वर्ड टू डिस्क्राइब इन द सेंटेंस। वॉकिंग टू स्कूल द रेन स्टार्टेड, ये जो सेंटेंस है ये डैंगलिंग है क्योंकि इसमें तरतीब नहीं है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, रेन स्टार्ट हो गई, मतलब रेन ऐसी ही स्टार्ट होगी। आप बताओगे कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है तब जाके रेन स्टार्ट हुई थी, जब वो चल रहा था, बाहर निकल चुका था। तो करेक्ट वे में हम इस तरह लिखेंगे वॉकिंग टू स्कूल आई नोटिस द रेन स्टार्टिंग, कि मैं जब स्कूल के लिए चला गया तब मैंने नोटिस किया कि बारिश होना शुरू हो गई है। तो ये सही यूज़ है। फिर आता है स्क्विंटिंग मॉडिफायर।
अ मॉडिफायर दैट कैन डिस्क्राइब टू पॉसिबल वर्ड्स मेकिंग मीनिंग अनक्लियर। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑफन गेट गुड ग्रेड्स। करेक्ट कैसे है? स्टूडेंट्स हु स्टडी गेट गुड ग्रेड्स। स्क्विंटिंग का कोई और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई ओनली ड्रिंक टी इन दी मॉर्निंग। अब यहाँ पे कह रहा है आई ओनली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। ये जो ओनली का इस्तेमाल इस सेंटेंस में किया है, ये साफ तौर पे बता रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ चाय पीता है, ये और कोई चीज़ पीता ही नहीं है, इसलिए इसने सिर्फ बोला कि मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। ठीक है, जो कि साफ हमें बता रहा है, क्या पता ये बाकी की चीज़ें पीता ही ना हो। सही है। तो इसलिए ऐसी चीज़ जो कन्फ्यूजन क्रिएट करी हो, अगले बंदे को सोचने पर मजबूर कर दे वो चीज़, उसको हम स्क्विंटिंग कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है रूल्स फॉर करेक्ट मॉडिफायर प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है कि आप करेक्टली एक मॉडिफायर को कहाँ लगा सकते हो। इनकरेक्ट देख लेते हैं। ही सर्व्ड बर्गर्स टू द गेस्ट ऑन पेपर प्लेट्स। करेक्ट क्या है? ही सर्व बर्गर्स ऑन पेपर प्लेट्स टू द गेस्ट। टू नहीं होता, ऑन होता है, यानी कि जो पेपर है ना, पेपर प्लेट जो है, यानी कि सादी जो प्लेट है उसके ऊपर ही बर्गर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन की जगह टू की है, इसलिए ये एक गलत मॉडिफायर है, वहाँ पे आपको एक सही मॉडिफायर यूज़ करना है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई गई, अवॉइड स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ पार्टिसिपल फ्रेज अनलेस द सब्जेक्ट फॉलो इमीडिएटली। हटा दें इसको भी, रूल्स भी हटा दें, इतना किधर आपको याद रहेगा। अब ये सारे मॉडिफायर्स ऊपर वाले देख लिए हैं हमने। फिर आगे आता है लिमिटिंग मॉडिफायर्स। दीज आर इजीली मिसप्लेस्ड। शी ओनली फाउंड 5 मिस्टेक्स। शी फाउंड ओनली 5 मिस्टेक्स। यहाँ पे ओनली को आपने बाद में यूज़ करना है। ठीक है, इसको भी हटा दें, जो आसान आसान चीज़ें बस वो करते रहें याद। रिडंडेंट मॉडिफायर, अवॉइड यूजिंग अननेसेसरी पेयर्स, फ्री गिफ्ट्स, ट्रू फैक्ट्स, स्मॉल टाइनी, बेटर। शी ईदर स्मॉल और टाइनी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक जैसे वर्ड्स ना यूज़ करें, बल्कि उस जैसे ऑपोजिट वर्ड करें। जैसे कि दो दफ़ा स्मॉल ना यूज़ करें, बल्कि उस जैसा मिलता जुलता एक ऑपोजिट वर्ड यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि या तो वो छोटी है, स्मॉल है, या तो वो बहुत ही टाइनी है। स्मॉल और टाइनी का सेम मतलब है, लेकिन वर्ड्स चेंज है। अब मॉडिफायर एरर्स क्या क्या आते हैं? मिसप्लेसमेंट एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव वाला जगह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लू कैप एंड पे गया, ये गलत है चीज़ की है। करेक्ट क्या है? तरीका है द मैन वेयरिंग अ ब्लू कैप ड्रोव द कार। ये एक सही तरीका है, क्योंकि हम उस मैन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि उसने ब्लू कलर की टोपी पहनी थी, जो कि गाड़ी चला के गया है। एक तरतीब के साथ हमने उसको लिखा है। अगर गलत जगह लिखेंगे, गलत जगह खूबी बयान करेंगे, एडजेक्टिव बयान करेंगे, तो वो भी मॉडिफायर्स को ख़राब करता है। तो ये चीज़ें दोबारा से यहाँ पर बता दी गई, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। फिर आता है हमारे पास कम्युलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव्स। ये भी हटा देते हैं। सेम बातें जो मैं ऊपर पढ़ चुकी हूँ ना, कि कॉमा सही जगह नहीं लगाया, गलत जगह पे कॉमा लगा हुआ है, वो भी मॉडिफायर हो जा, गलत जगह पे मॉडिफायर हो रहा है। मल्टी वर्ड्स मॉडिफायर्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिसमें इस तरह के स्लैशेस लगाना ज़रूरी है, उसको लगाए बगैर ही अगर आप वो सेंटेंस लिख रहे हो तो वो भी गलत हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे लिखा है अ वेल नोन ऑथर, अ हाई स्पीड ट्रेन, अ 4 years old चाइल्ड। ये देखो, बगैर ये स्लैशेस के, हाइफेंस के, ये वर्ड पूरा नहीं होता। तो इनकरेक्ट वे इस तरह होगा, अ वेल नोन ऑथर। यहाँ पे आपने वो हाइफन नहीं लगाया, इट मीन्स कि आपने मॉडिफायर सही से यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, कह रहे हैं कि आप अपने मॉडिफायर सही से कैसे लगा सकते हो। आप बताएंगे इस पर कि आपने सही वाला एडजेक्टिव और सही वाला एडवर्ब को यूज़ करना है, और बस इतना भी काफ़ी है, बाकी चीज़ें हटा दें, इतना कितना आपको याद रह सकेगा आप सबको। अब इसमें क्या किया हमने, सारी उन बातों को दोबारा इसमें दोहरा दी, इसको आप स्किप करते भी। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपने द का इस्तेमाल, आ का इस्तेमाल और एन का इस्तेमाल करना है। ये मैं ऑलरेडी अपने लाइव स्ट्रीम में मैं करा चुकी थी, दोबारा से करा देती हूँ। द का इस्तेमाल हम तब करते हैं किसी सेंटेंस में जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़, यानी कि किसी एक चीज़ के ऊपर जोर दे के बात कर रहे हों, वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे। आ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज़ पे हम बात कर रहे हों और वो फिक्स्ड चीज़ ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, वहाँ दा नहीं लगता। दा हमेशा तभी लगेगा जब हम किसी एक चीज़ को टारगेट करके बात कर रहे हो। एन का इस्तेमाल तभी लगेगा जब किसी वर्ड में वॉवल्स का इस्तेमाल हो। सही है, वॉवल्स में क्या क्या आता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये ऑलरेडी हम
नर्सरी, प्रेप और क्लास 1 से लेके 5 तक पढ़ते रहे हैं। तो ये तमाम बातें आर्टिकल्स होती हैं, ये तीनों चीज़ें आर्टिकल्स हैं। अब हमने सबसे पहले द के आर्टिकल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि द हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिस चीज़ की हम बात करें उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, क्लोज द डोर, आप उस दरवाजे के बारे में अच्छे से जानते हो जिस दरवाजे को आप बंद करवाना चाह रहे हो, इसलिए वहाँ पे आपने द लगा देना है। और हम उन चीज़ों के साथ भी द लगा सकते हैं जो यूनिक हो, जिसके ऊपर हम टारगेट करके बात कर रहे हो, जैसे कि द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स। ज़ाहिर है आसमान सिर्फ एक ही है, सूरज भी सिर्फ एक ही है, चांद भी सिर्फ एक ही है, दुनिया भी एक ही है, यूनिवर्स भी एक ही है। तो हम वहाँ पे भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी नाउन के साथ भी द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि द बुक, द बेस्ट, इस तरह की चीज़ों में भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड फ्लोर, वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम किसी खास फ्लोर, किसी फिक्स्ड फ्लोर की अगर बात करें, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है द का इस्तेमाल वहाँ पे भी किया जाता है। उसके अलावा विद जियोग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि हम किसी रिवर की अगर हम बात करें, वहाँ पे हम लिखेंगे द नाइल। ओशन का नाम ले रहे हैं तो हम कहेंगे द एथलेंटिक्स। यानी कि किसी खास ओशन, किसी खास जगह के ऊपर भी अगर हमें बात करनी है तो वो किसी खास जगह है ना, एक स्पेसिफिक प्लेस, तो वहाँ पे भी हम द लगा सकते हैं। विथ फेमस बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूट्स, द आईफल टावर, द ताज महल, द यूएन। अब यहाँ पे डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग का नेम हमें पता है, उसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम द लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपरली अपनी लाइव स्ट्रीम में सारा कुछ करा दी। उसके अलावा एक स्पेसिफिक पियानो, किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बात करें, वहाँ पे भी द लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी जगह का जिक्र कर रहे हैं या किसी खास बंदे का जिक्र करें तो हम कहेंगे द जापानीज़। जो ग्रुप के लोग हैं ना, जापानीज़ बंदे हैं, हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे द जापानीज़, दी चाइनीज़, दी पाकिस्तानीज़, इस तरह करके हम बोलेंगे। सही है। अब आता है ए एंड एन का। आपने आ का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ वॉवल्स के इस्तेमाल ना हो, जैसे कि कैट के साथ आप यूज़ कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के साथ यूज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के साथ यू तो लग रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो चीज़ ना हो, वहाँ पे हम आ का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे एन का इस्तेमाल हम यूज़ कर सकते हैं एन एप्पल के लिए, एन आर के लिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि एच लगा है, तो यहाँ कैसे एन लगा है? देखें, एच का ये जो आर है ना, ये साइलेंट होता है। साइलेंट मीन्स कि इसको पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ अगले लफ्ज़ों को पढ़ते हैं। ये एच सिर्फ वैसे ही लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर आप गौर करें ओ आ जाता है एच के फ़ौरन बाद, इसलिए ये भी वॉवल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास यूजेस ऑफ ए एंड एन। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी कि कैसे आपने ए एंड एन को यूज़ करना है। ये मैं नहीं पढ़ती, ये ऑलरेडी आसान सी चीज़ें, ये मैं स्किप कर देती हूँ। ठीक है। अब ये एक और ज़रूरी चीज़ है कि जब कोई वर्ड प्लूरल में हो, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा तादाद में हो, वहाँ पे आपने बिल्कुल भी आ का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। जैसे कि बॉटल्स, बहुत ज़्यादा सारी बॉटल्स हैं, तो वहाँ आ नहीं लग सकता। ठीक है। तो सिर्फ उधर ही आप आ लगा सकते हो या एन लगा सकते हो जब वो चीज़ सिर्फ एक ही हो। ज़्यादा होंगी वहाँ पे आ और एन नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता वहाँ पे। ठीक है। अब ये वो लफ्ज़ हैं जिनके साथ ना द लग सकता है, ना एन लग सकता है और ना ही आ लगेगा। अब ये तीन जो लफ्ज़ हैं उनके बारे में हम जानने लगे हैं कि आर्टिकल के ये तीन लफ्ज़ कहाँ नहीं लग सकते। गर्ल्स आर स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा तादाद में हैं, इसीलिए यहाँ पे ना ही द लगेगा, ना ही एन लगेगा और ना ही आ लगेगा। इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ जो काउंटेबल ना हो, जिसका पता ना हो कि इसकी क्या काउंट है, वहाँ पे भी इन तीनों आर्टिकल्स में से कोई एक भी नहीं लगेगा। लैंग्वेज, सब्जेक्ट एंड स्पोर्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किसी ज़बान के लिए, इंग्लिश के लिए, किसी स्पोर्ट के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट के ऊपर इन तीनों आर्टिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लिखा शी स्टडीज़ इंग्लिश, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि शी स्टडीज़ आ इंग्लिश, शी स्टडी द इंग्लिश, शी स्टडी एन इंग्लिश, कुछ भी नहीं लग सकता यहाँ पे। ठीक है। और तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, शी द स्टडीज़ इंग्लिश भी नहीं हो सकता। स्टडीज़ ज़ाहिर है एक वर्ब है, उधर भी नहीं लग सकता। शी जो है सब्जेक्ट है, इससे पहले भी आ द शा आ द एन नहीं लग सकता। तो ये ऐसे लफ्ज़ हैं, ये सेंटेंसेस हैं जहाँ पे नहीं लग सकता। मील्स के साथ भी नहीं लग सकता। वी हैव डिनर एट 8। अब यहाँ पे आ भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लग सकता किसी मील के साथ। यानी कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, इनके साथ आपने कभी भी, बहुत रेयरली देखा होगा द ब्रेकफास्ट, कभी सुना है आपने द ब्रेकफास्ट हम करने जा रहे हैं?
अब ब्रेकफास्ट हम करने जा रहे हैं, खाने पीने के तमाम चीज़ों के साथ हम नहीं लगा सकते, जैसे कि डिनर के साथ, मील्स के साथ। मैं वो नहीं कह रही, एप्पल के साथ आप यूज़ कर सकते हो, अगर एक एप्पल है वहाँ आप एन लगा सकते हो। लेकिन जब बात आ जाती है डिनर की, लंच की, ब्रेकफास्ट की, इस तरह के जो खाने की चीज़ें हैं, इस तरह के जो नाम हैं, उनके साथ आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते। ऑनेस्टी इज़ अ विर्च्यू। अब जैसे कि इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना कि ऑनेस्टी इज़ अ विर्च्यू, कि एक जनरल बात हो रही है वहाँ पे आप आकर इस्तेमाल कर सकते हो, ये नॉर्मल सी बात है, उधर हो सकती है। यूनिक रिलेशनशिप, जैसे कि मदर इज़ कुकिंग। अब मदर इज़ कुकिंग जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे भी आ द इज़ का इस्तेमाल, सॉरी आ एन और द का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब ये नहीं कह सकते मदर इज़ द कुकिंग, मदर इज़ अ कुकिंग, मदर इज़ एन कुकिंग, नहीं आ सकता। बिल्कुल सादा सेंटेंस है। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है द, एन और आ को यूज़ करने की। अगर आप डिनर को देखो, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है, आगे की चीज़ों पे भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे खाम खा आ द और एन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे एक और चीज़ आती है, स्पेशल रूल्स। द आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो उसके बारे में आपने बताना है। द आप इस्तेमाल कर सकते हो किसी खास इन्वेंशन के लिए, या जैसे कि किसी टेलीफोन कोई इन्वेंशन, इंटरनेट कोई इन्वेंशन है, कोई टूल है, वहाँ पे आप द यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा किसी तारीख, कोई तारीख या कोई सेंचुरी आप यूज़ करना चाह रहे हो, तो वहाँ आप द लगा सकते हो। द वहाँ पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम किसी खास ईयर, किसी खास दौर की बात करें, इसलिए वहाँ लग सकता है। हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और सिटीज़ के लिए द नहीं लगा सकते। हम ये नहीं कह सकते द पाकिस्तान, द लाहौर, द एशिया, नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन द का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हम ग्रुप के लोगों की बात करें, जैसे कि दी नेदरलैंड्स, दी फिलिपाइंस, एस का वर्ड उसमें यूज़ हो रहा है, वहाँ द लग सकता है। उसके अलावा पॉलिटिकल यूनियंस पे, जैसे कि दी यूके, दी यूएई, वहाँ लग सकता है। लेकिन हर जगह पे, हर कंट्रीज़ के लिए द नहीं लग सकता। नो आर्टिकल आफ्टर गो टू, कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ गो टू के बाद आए वहाँ पे आपने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि गो टू द स्कूल नहीं होगा, गो टू स्कूल सीधा होगा। ठीक है, वहाँ पे नहीं हो सकता गो टू वाले वर्डिंग्स के साथ। काउंटेबिलिटी एंड आर्टिकल्स, कह रहे हैं कि अगर एक कप है तो वहाँ हम लगाएंगे अ कप, अगर कप्स ज़्यादा है, एस लगा हुआ है कप्स के साथ, तो फिर वहाँ द लगा सकते हैं हम, दी कप्स, इस तरह करके। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब ये है कि जो पानी है, उस पानी का जो ग्लास है, अब पानी कितना है उस ग्लास में ये पता नहीं लग रहा। ठीक है, इसलिए जहाँ पे काउंट ना क्लियर हो वहाँ पे हम किसी किस्म का भी नाउन नहीं लगा सकते, सॉरी किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगा सकते, यानी कि किसी किस्म का आ, द, एन उन जगहों पे नहीं लगा सकते जहाँ पे चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कितनी तादाद में है। जैसे कि सम वाटर, मच वाटर, इन सब के साथ ना पानी कितनी तादाद में है, दूध कितनी तादाद में है, इन सब के साथ हम नहीं लगा सकते तमाम आर्टिकल्स। फ्रीक्वेंट आर्टिकल एरर्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि हर जगह पे द का बार बार इस्तेमाल करना गलत है। ठीक है, जैसे कि द ऑनेस्टी इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे द का इस ज़रूरत ही नहीं है, खामखा लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे भी बार बार अगर हम द लगा रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो फिर सेंटेंस सही नहीं बनता। स्टूडेंट्स करते हैं क्या है ना कि अब देखो एक वर्ड है जिसमें स्पेसिफिक बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक टीचर के ऊपर बात आप कर रहे हो कि ये जो टीचर है साइंस का, तो ये छोड़ के जा रहा है कल, तो आप लिखोगे दी साइंस टीचर। क्योंकि हम दी क्यों लगा रहे हैं, द क्यों लगा रहे हैं साइंस टीचर से पहले? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक टीचर पे बात करें। लेकिन अगर एक रैंडम सी बात हो रही है, ऑनेस्टी इज़ इंपॉर्टेंट, ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है, तो यहाँ द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो एक जनरल बात करें यहाँ आ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप ज़बरदस्ती आ को घुसा रहे हो, दा को घुसा रहे हो बेवजह, तो ये भी एक गलत चीज़ होती है। द हम तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी खास दौर की बात करें हैं, किसी खास बंदे की बात करें हैं, किसी खास जगह की बात करें हैं। सही है, उसके अलावा अ और एन का इस्तेमाल उन जगहों पे करना जहाँ पे एस लगे हों वर्ड्स में, जैसे कि अ एप्पल्स हो ही नहीं सकता, अ तब यूज़ करेंगे हम एप्पल के साथ जब वो एप्पल सिर्फ एक ही हो। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट नहीं माना जाएगा अगर हम अ एप्पल्स, एन एप्पल्स करेंगे। सही है, और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि जब हम स्पेसिफिक चीज़ की बात करें वहाँ पे द का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये चीज़ भी गलत है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब यहाँ पे द नहीं लगाया ना हमने, तो ये इनकरेक्ट होगा, क्योंकि सन एक ही है, एक ही सन है, जाहिर है बहुत सारे सूरज तो है नहीं, एक ही सूरज है हमारा, तो हम कहेंगे द सन। तो वहाँ पे जहाँ द लगना है वहाँ अगर हम द नहीं लगाएंगे तो ये भी एक गलत सेंटेंस माना जाएगा। अब यहाँ पे
दोबारा से वही बातें ऊपर जो हमने पढ़ी थी वो दोबारा ये रिपीट होगी। जैसे कि द हम स्पेसिफिक जगहों पे यूज़ करते हैं, और एंड तब यूज़ करेंगे जब हम कोई जनरल बात कर रहे हैं और वो चीज़ एक ही तादाद में हो, उसकी काउंटिंग भी मौजूद हो। आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे काउंटेड चीज़ ना हो, जैसे कि पानी या मिल्क के बारे में बताना हो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो काउंटेड नहीं हो सकती। कोई चीज़ प्लूरल में लिखी गई हो, जनरल बात बोली जाए, वहाँ पे हर जगह ज़बरदस्ती आर्टिकल डालना भी सही नहीं है। तो ये वो वाले सेंटेंसेज हैं, तो इस तरह की जनरल बात है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हो जाती है, वो है वर्ड क्लासेस पार्ट ऑफ स्पीच। ये वही पार्ट ऑफ स्पीच है जो मैंने शुरू में कहा था, आप मेरी बाकी वीडियोस में देख लें। यहाँ पे मैंने वो पार्ट ऑफ स्पीच दोबारा से आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में अब क्या क्या आएगा? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है नाउन। वर्ड क्लासेस जो पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सबसे पहली पार्ट ऑफ स्पीच आएगी, वो होगी नाउन। अब नाउन क्या होता है वो आप लोग जाने। नाउन में सबसे पहले हम किसी पर्सन का नेम भी बाज़ वक़्त यूज़ कर सकते हैं, या फिर नाउन की जगह हम टीचर, लेडी, मैन, डॉक्टर ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नाम नहीं यूज़ करना तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जगहों के नेम जैसे कि लाहौर, पेशावर, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नेम, स्कूल या यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी नाउन यूज़ होता है। उसके अलावा अ थिंग, किसी चीज़ के नाम के लिए भी हम नाउन यूज़ करते हैं, या कोई सोच है उसके लिए भी हम नाउन यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट तरह के नाउन्स हैं, उसकी अब कैटेगरी आप देखिएगा। एक है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर आता है कॉन्क्रीट नाउन, फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन। ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब इन टाइप्स के बारे में हम एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। कॉमन नाउन में आता है सिटी बॉय, प्रॉपर नाउन में आता है लाहौर अली। अब इन दोनों में फ़र्क आप जान लें। कॉमन नाउन का मतलब है सिटी, रैंडम से कोई भी सिटी का नाम ले लिया जिसमें कोई नाम ना हो उस जगह का, बस सिटी बोल रहे हैं। सिटी तो कोई भी हो सकती है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब ये है कि उस सिटी का प्रॉपरली नेम बता रहे हो लाहौर, बॉय का प्रॉपरली नेम बता रहे हो अली, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉन्क्रीट नाउन होता है टेबल, कार। कॉन्क्रीट नाउन वो चीज़ होती है जिसको आप फिजिकली देख भी सकते हो अपनी आंखों से और टच भी कर सकते हो, जैसे कि टेबल या कार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज़ होती है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो लेकिन अपने आंखों से देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हो, जैसे कि लव या ट्रुथ। ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है ऐसी चीज़ें जिनका आपको पता है कितनी अमाउंट में वो मौजूद हैं। एप्पल लिखा है, इट मीन्स एक ही एप्पल की बात हो रही है। अगर एप्पल्स होता, एस लगा होता, इट मीन्स ज़्यादा तादाद में एप्पल्स की बात हो रही है। चेयर है, ज़रा एक ही चीज़ है, तो इसमें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं इनको। अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है मिल्क, शुगर या वाटर, यानी कि ऐसी चीज़ होती है जिसको हम गिन नहीं सकते। आपने कभी चीनी गिनी है? नहीं गिन सकते ना। वो पूरा का पूरा इससे थैला मिल जाता है चीनी का, पानी भी इससे पूरी बोतल में मिल जाता है, पता नहीं लगता कि वो कितना पानी है, कैसा है, सही है। इसलिए वो फिर हो गया हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स का मतलब है कि एक टीम या क्राउड, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक फिक्स्ड टीम की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड क्राउड की बात कर रहे हैं, रश की बात कर रहे हैं, तो वो सारा कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। कंपाउंड नाउन में आ जाता है टूथपेस्ट, मदर इन लॉ। कंपाउंड नाउन्स का मतलब होता है कि हम दो लफ्ज़ों से कोई एक नया वर्ड इजाद करते हैं, जैसे कि टूथ दांत को कहते हैं, पेस्ट अलग से चीज़ है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टूथपेस्ट बन जाता है। मदर का मतलब होता है माँ, लेकिन अगर वो मदर इन लॉ हो जाए तो वो फिर सास के लिए यूज़ होता है। इस तरह से अगर हम दो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इकट्ठे तो वो फिर नाम होगा उसका कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। तो अपने कंपाउंड नाउन्स और तमाम नाउन्स की टाइप्स जान ली। अब आ कहता है नाउन्स कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट। अब ये हटा दें, ये आपको समझ नहीं लगेगी, इसको साइड पे रख दें। नेक्स्ट हम पार्ट ऑफ स्पीच पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। जब हमें किसी चीज़ का नाम ना आता हो, जब हमें किसी चीज़ का पता ना हो, या जब हमें किसी जगह का नाम ना आता हो, जब हमें लोगों के बारे में पता ना हो कि वो मर्द था, औरत थी, कौन थे, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस। कैसे? अगर एक लड़की है जिसका नाम है आयशा और हमें नहीं पता कि उस लड़की का नाम आयशा था, तो हम उसको शी कह के बुलाएंगे। तो ये जो शी है यही प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप इसकी टाइप देखिए। पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, यू, ही, शी। पर्सनल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम किसी एक बंदे के ऊपर बात करते हैं जिसको हम आई, यू, शी, ही देख करके बात करते हैं, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को माइन या योर्स कह के बात करते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं दिस इज योर बुक। दिस इज बुक भी हम कह सकते थे, लेकिन अगर हमने यहाँ पे योर का इस्तेमाल किया, इट मीन्स कि हम उस नाउन को उस बंदे को दे रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि ये बुक तुम्हारी है, तो इट मीन्स ये हो गया पोजेसिव
प्रोनाउन, जिसमें आप कहते हैं ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ मेरी है, इट इज़ माइन, ठीक है। तो उन टाइप के नाउन्स को हम कहते हैं प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउंस। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद के लिए आपने माई सेल्फ यूज़ करना, अगलों के लिए योर सेल्फ यूज़ करना, इन चीज़ों पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फिर आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है दिस, दिस, दैट। दैट खैर इसमें नहीं आएगा, दैट तो हम रिलेटिव प्रोनाउन में लिखेंगे, बट यहाँ पे दिस या दीज अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो उनका नाम होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए हु, विच, दैट, तो उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव की खासियत ये होती है कि हम सवाल करने के लिए आमतौर पे यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी प्रोनाउन के सेंटेंस में आपको हु या व्हाट वगैरह आ जाए तो इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फिर आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि हमें पता नहीं है हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि वो शी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ही है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ हम यूज़ करेंगे समवन या एनीबडी जिसका हमें पता ना हो, ठीक है। वहाँ हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम यूज़ करते हैं ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स को हम नाम देंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब यहाँ से हमने सारे टाइप्स जान लिए प्रोनाउंस के। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब्स का। वर्ब्स आमतौर पे हम यूज़ करते हैं किसी एक्शन के लिए। सबसे पहले एक्शन में हमारे पास आता है रन। कोई भी एक्शन जैसे कि खाना खाना, भागना, सोना, कोई वर्क करना, ये तमाम एक्शंस वर्ब्स होते हैं। स्टेट, स्टेट मीन्स कि आप क्या काम फिल वक्त कर रहे हो, उसको स्टेट कहते हैं। पोजेशन, हैव, ये तमाम वर्ड रन, सॉरी एक्शन, स्टेट, पोजेशन, ये तमाम जो हैं वर्ब्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग की थी उसमें मैंने सिंपल एक चीज़ को टारगेट किया था कि अगर आप कोई हरकत करते देख लो समझ आओ कि वो सेंटेंस वर्ब है, सही है। बाकी की चीज़ें ज़ाहिर है बड़ा डीप हो जाती हैं, इनके बारे में समझना है तो आपको आगे टाइप्स देखनी पड़ेंगी वर्ब की। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है मेन वर्ब्स की, इसमें तो सारे सारे एक्शंस आएंगे। फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इस देखने को मिल रहा है, एम, आर, डू, डिड, हैव, ये तमाम वर्ड्स अगर देखने को मिल रहे हैं सेंटेंस में तो इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली प्रेपोजिशंस भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं एक सेंटेंस को मुकम्मल करने में, राइट। जैसे कि प्रेपोजिशंस में होते हैं, प्रेपोजिशन आगे आपको आएगा, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं प्रेपोजिशन को पहले मैंने इसलिए बता दिया कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ लग जाएगी कि प्रेपोजिशंस में भी यही सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं, एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हेल्प करने का काम करते हैं, वही काम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी करते हैं। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, में, मस्ट, शुड, इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं। रिक्वायर ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स, यानी कि ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है कोई बात पूरी करने के लिए। ऑब्जेक्ट मीन्स किसी टॉपिक पे बात करना, इसको पढ़ता है बुक। बुक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह कह सकते हो आई एम रीडिंग। अब रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बुक हमारी ऑब्जेक्ट है, तो क्लियर हो जाएगा सेंटेंस आई एम रीडिंग अ बुक, राइट। तो इस तरह से ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब होता है कि बगैर ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा, कि अगर बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी हम सेंटेंस मुकम्मल कर सकेंगे, इनको इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फिर आता है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब, इसके सिर्फ नाम ही लिखने तो काफ़ी रहेंगे, ठीक है। अब वर्ब फंक्शन कैसे करते हैं इसको हटा दें, मुश्किल है, समझ नहीं लगेगी। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव एक और पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना चाह रहे हो, ठीक है। नाउन में क्या होता है, किसी इंसान का नाम, जगह का नाम, ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रोनाउन भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सही है। अब एडजेक्टिव हम कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अब हम उन नाउन या प्रोनाउन की कोई डिस्क्रिप्टिव बात बताते हैं, कि दिखाते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, क्वांटिटी में कितने हैं, डिमॉन्स्ट्रेट उनके बारे में करते हैं, ये तमाम चीज़ें टाइप्स है खैर एडजेक्टिव की, पर मैं वैसे ही बता रही हूँ कि एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा होता है, खूबी बता रहा होता है। कैसे? कि ही इज़ टॉल, कि वो लड़का लंबा है, ये लंबा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। अब इसी एडजेक्टिव के आगे से ये सारी टाइप्स हैं। एडजेक्टिव में आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स हैं। आप इन टाइप्स के बारे में एआई से भी जान सकते हो और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे भी इनकी वीडियोज़ है, मैं भी समझा देती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर डिटेल से सीखना है तो आप बाकी चैनल्स के से या फिर एआई से भी मज़ीद सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आप किसी बंदे के बारे में
प्रॉपर डिटेल्स दे रहे हो कि उस बंदे की हाइट कैसी थी, दिखने में कैसा था। जैसे कि आप बता सकते हो ही इज़ टॉल इन रेड शर्ट। अब यहाँ पे जो रेड शर्ट है ये भी डिस्क्रिप्टिव में आएगा, टॉल ये भी एक निशानी है, ये भी यहाँ पे आएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब आप क्वांटिटी बता रहे हो कि वो लोग कितनी तादाद में थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव से बाकी की चीज़ें भी उसी तरह की चीज़ें, सही है। तो इसको फिलहाल स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब हम यूज़ करते हैं क्विकली, स्मार्टली और इस तरह की तमाम बातों के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ही इज़ वेरी स्मार्ट, शी रन्स इनक्रेडिबली, ठीक है। ही स्टडीज़ वेरी स्मार्टली, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी कि आमतौर पे जिन वर्ड के साथ ली आ जाए, इस तरह के तमाम वर्ड्स, तो आमतौर पे वो एडजेक्टिव होते हैं, सही है। बस इतना सही, इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस का इस्तेमाल में क्या होता है कि आपको इन लगाना होता है, और, अंडर, बिसाइड, थ्रू, ड्यूरिंग, बिफोर, आफ्टर, ऑफ, ये तमाम वर्ड्स आप सेंटेंस में लगाते हो इस एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इसको प्रपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन में ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि वो प्रपोजिशन किस जगह पे यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है, और ये तमाम चीज़ें, सही है। ज़्यादा नहीं बता रही, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया, वैसे इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करें। कंजंक्शन की अगर हम बात करें, कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यानी कि अगर एक सेंटेंस है उसके बाद एंड लगा दिया, फिर एक और सेंटेंस उसके साथ जोड़ दिया, तो ये जो एंड लगाया हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इसी चीज़ को कंजंक्शन कहते हैं। यानी कि फ्रेजेस जो अलग अलग सेंटेंसेस है, फ्रेजेस हैं या क्लॉजेज हैं, उनको जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं। यानी कि दोनों के दरमियान कोई एंड लगा देना, बट लगा देना, और लगा देना, इन तरह की चीज़ें लगा देना, ये सारे कंजंक्शंस हैं, सही है। अच्छा, कंजंक्शन में और भी टाइप्स हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो आ जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन। कोरिलेटिव कंजंक्शन में आता है ईदर, और, नीदर, नॉर। अच्छा, कोरिलेटिव कंजंक्शन में दो तरह के कंजंक्शन आते हैं, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपको दो तरह के कंजंक्शन मिलेंगे, ईदर और नॉर। उसके अलावा नीदर या नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के जो कंजंक्शन हैं इनको हम कहते हैं कोरिलेटिंग कंजंक्शन। बस इतना काफ़ी है, अब इतना याद भी तो नहीं रह गया। फिर आ कहते हैं इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस दी सडन इमोशंस, यानी कि ये तब यूज़ आप करेंगे जब आपको किसी सेंटेंस में वाओ, आउच, आओ, हाय, हर्रा, अलास, इस तरह के तमाम वर्ड जिसमें किसी इंसान की कोई फीलिंग आपको देखने को मिले, और साथ इस तरह का एक निशान भी मिले। इस तरह से जो निशान होते हैं इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये निशानी होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क निशानी होती है, जिसे पता लग जाता है कि वो बंदा कोई फीलिंग को शो करा है। तो इन टाइप की वर्डिंग्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब नेक्स्ट आ जाता है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स में सारा कुछ आ जाता है। आर्टिकल्स आ जाते हैं, पोजेसिव्स आ जाते हैं, जिसमें माई और हिज आ जाता है। पोजेसिव मीन्स कि अपनी चीज़ कहलाना, उसकी चीज़ कहलाना, इसको हम कहते हैं पोजेसिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस एंड दैट आ जाता है। क्वांटिफायर में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने कुछ बताना होता है, नंबर में हमने 1 2 3 करके बताना होता है। बस फजूल चीज़ें इसको हटा दें। स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस यूजिंग वर्ड क्लॉजेज, ये भी फजूल चीज़ है, इसको हटा दें। जो जो काम की चीज़ मुझे नहीं लग रही वो मैं स्किप कर रही हूँ। वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है, यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा दूंगी, वहाँ से जाके आप वर्ड फॉर्मेशन की वीडियो देखें। यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा है, इसलिए यहाँ से सही से समझ नहीं लगेगा वर्ड फॉर्मेशन। आगे आता है हमारे पास कॉमन एरर इन दी वर्ड क्लासेस, ये भी हटा दें, इतना किधर याद रहेगा। बस जितना आता है उतना लिख दें। बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।